क्लास 11th अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10th तो कर ली है, अब क्लास 11th की बारी आ जाती है। यहां पर चीजें हो जाएंगी थोड़ी सी डिफिकल्ट, मैं कहूंगा बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी और इसीलिए हमें स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहां पर आपको सारा का सारा कंटेंट बहुत क्वालिटी वीडियोस में मिलने वाला है क्लास 11th के लिए। अगर आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th का जो भी एनसीईआरटी वाली बुक है, इससे सबसे पहला चैप्टर सेट, इसकी वन शॉट वीडियो होगी। इस वन शॉट में आपको चैप्टर नंबर 1 जो भी हमारे पास दे रखा है, इसके सारे डिटेल में कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो भी साथ में समझा दूंगा। तो स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना, चैप्टर नंबर 1 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो भी एक्सरसाइजेज आपकी हैं उन पर इजी आप अप्लाई करना सीख जाओगे कॉन्सेप्ट को। और मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करना सीख लिया फिर मुश्किल क्या ही होता है। पहला चैप्टर आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। जो भी हमारा ये चैप्टर है, चलो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि जो भी हमारा ये चैप्टर का नाम है सेट, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, जो भी इसके टाइप है, कई सारे टाइप होते हैं सेट के, वो हमें समझने हैं। उसके बाद आ जाता है सबसेट का एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। आगे सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं उसके स्पेसिफिक सबसेट होते हैं, जहां पर बात होगी इंटरवल्स की, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम कैसे बनता है, इसके अलावा जो अदर सेट हमें दिए होंगे उनका वेन डायग्राम कैसे बनता है, यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है विद वेन डायग्राम आपको समझाऊंगा। आगे अगर हमें मान लो दो सेट दिए गए हैं, उनका डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, और जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लीमेंट सेट की वो क्या होती हैं। इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट चलो समझना शुरू करते हैं अगले पेज से। चैप्टर का नाम ही है सेट। तो अब ये सेट होता क्या है, तो इसके बारे में यहां पर हमें डेफिनेशन दी गई है। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दो मेन चीज यहां पर आपको दिखेंगी, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा वेल डिफाइंड। जो भी हमारा सेट होता है वो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर दें तो वो सेट हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। कलेक्शन जो होना चाहिए वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल वगैरह लेकर समझाएंगे। लेकिन बात करें यहां अगर हम ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं वो देखो। ऑब्जेक्ट्स में नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकती है, माउंटेन्स हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स में यहां पर रखी जा सकती हैं। जो हमारे ये ऑब्जेक्ट है इसको एलिमेंट भी बोला जाता है। अगर मैं एग्जांपल, जो भी हमारा ये वेल डिफाइन है ना, ये आपको अब क्लियर होगा जब हम ये एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में सबसे पहले क्या बोला गया है, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हर किसी को यह पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स क्या होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये 5 वोवल होते हैं। मैं किसी भी देश में जाके किसी भी व्यक्ति से पूछूंगा जिसको अंग्रेजी का ज्ञान है, तो वो क्या बताएगा, यही 5 बताएगा। यानी कि फिक्स आंसर है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, फिक्स एलिमेंट्स यहां पर आते हैं। अगर हमारा जो आंसर है वो स्पेसिफिक है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट है, वो चेंज नहीं हो सकता पर्सन टू पर्सन, तो उसको वेल डिफाइन बोला जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे यस ये सेट हो गया। ये कलेक्शन है किसका, लेटर्स का। और जो भी ये कलेक्शन है कैसा है, वेल डिफाइन है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये हमारा सेट हो गया। आगे आ जाता है कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन वीक। एक हफ्ते में जो भी दिन होते हैं, कौन से दिन होते हैं भैया, मंडे होता है, उसके बाद ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, उसके बाद मेरे पास फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है, फिर संडे आ जाता है। तो किसी भी जगह पर चले जाओ आप इस अर्थ पर, किसी से भी पूछोगे यही बताएगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो यही 7 दिन होते हैं। ये भी हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा। आगे बात करेंगे ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर्स की कंडीशन ये है कि 10 से छोटे होने चाहिए, ओड होने चाहिए। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। किसी को भी मैथ का ज्ञान है तो आपको वो यही बताएगा कि ये नंबर्स होते हैं 10 से छोटे और ये ओड नंबर भी होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। अब
कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया की रिवर्स है ना, उनके कलेक्शन की बात की गई है। तो मैंने बताया था यहां पर हम ऑब्जेक्ट्स में रिवर्स रख सकते हैं। जो भी हमारी रिवर्स हैं आपके सामने, यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, गंगा हो गई, यमुना हो गई, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी गोदावरी, इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएंगी, बहुत सारी और भी इसमें रिवर्स आ जाएंगी। अगर हम पूछे किसी भी पर्सन से, देखो गवर्नमेंट का डेटा होता है, उसमें हमारे देश में कितनी भी जो भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी उसमें मेंशन होती हैं। तो जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी रिवर्स इसके अंदर आ जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं, किसी पर्सन से पूछूं गंगा कौन सी रिवर है, कहां से आती है, तो वो कहेगी इंडिया की रिवर है। तो जो भी हमारा ये कलेक्शन है ये भी क्या हो जाता है, वेल डिफाइंड, यानी कि इंडिया की रिवर्स की बात की गई है। तो इंडिया की जो भी रिवर्स है वही हमारा आंसर होगा, उससे अलग कोई आंसर नहीं होगा। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में डिफिकल्ट टॉपिक क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। किसी को लगेगा ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है, किसी को लगेगा कि जो मेंसुरेशन है वो डिफिकल्ट है, किसी को लगेगा कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट है, किसी को लगेगा अलजेब्रा डिफिकल्ट है। मतलब मुझे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता। पर्सन टू पर्सन यहां पर क्या हो रहा है, आंसर चेंज हो रहा है। मैं एक स्टूडेंट को खड़ा किया, मैंने पूछा कि हाँ भाई बता तुझे कौन सा डिफिकल्ट लगता है, उसने बोल दिया ट्रिग्नोमेट्री। मैंने दूसरे से पूछा, उसने बोल दिया मेंसुरेशन। मैंने तीसरे से पूछा तो उसने बोल दिया एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब उसका आंसर भी मेंसुरेशन ही आ गया। अलग अलग आ रहा है, कोई ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा है, कोई अलजेब्रा बोल रहा है, किसी को कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, किसी को कुछ। आंसर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आंसर स्पेसिफिक नहीं है तो ये हमारा सेट नहीं हो सकता, जो भी हमारा कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। और तगड़ा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो यहां पर है कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है बताओ, चलो कमेंट करके बताओ। आपको पता चल जाएगा कि यहीं पर लड़ाई हो रही है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात आएगी तो अगर मैं मान लो इंडिया में पूछता हूं तो आप किसी इंडियन एक्ट्रेस का नाम ले दोगे, मैं किसी अदर कंट्री में अमेरिका में जाकर पूछूंगा, मतलब मैं तो नहीं जाने वाला, लेकिन मान लो वहां पर किसी से पूछा जाए तो वहां पर कोई अलग नाम निकल के आएगा। जापान में जाके पूछेंगे वहां पर कोई अलग नाम निकल के आएगा, चाइना में जाएंगे तो वहां पर कोई अलग नाम निकल के आ जाता है। तो बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो भी एक स्पेसिफिक नहीं है, वो भी यहां पर क्या हो रही है, चेंज हो रहा है डेटा। तो यह भी क्या होगा, हमारा सेट नहीं होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है और वेल डिफाइंड क्या नहीं होता है। ऐसा कोई भी कलेक्शन जिसमें आंसर हर एक पर्सन के लिए सेम होता है उसको हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। और ऐसा कोई भी आंसर, ऐसा कोई भी सेट, मतलब जिसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसका आंसर चेंज हो जाए, वो पर्सन टू पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए, तो वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेल डिफाइंड क्या होता है, जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से हमने सेट की बेसिक डेफिनेशन यहां पर समझ ली। अब जो भी हमने ये समझा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आता है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने दिया गया है। इसके अंदर पूछता है कि जो भी हमारे पास यहां पर ये दिए गए हैं ये सेट, इनमें से कौन कौन से सेट हैं और कौन कौन से नहीं है। सिंपल सा काम करेंगे, जो सेट होगा उसके सामने टिक कर देंगे, जो सेट नहीं होगा उसके सामने क्रॉस कर देंगे। तो सबसे पहले देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। जे से जनवरी शुरू होता है, जून शुरू होता है, जुलाई शुरू होता है। तो स्पेसिफिक है, किसी से भी पूछेंगे कि जे लेटर से शुरू होने वाले कौन कौन से मंथ होते हैं, वो वही 3 आंसर करेगा, उससे ज्यादा होते ही नहीं है। तो हम कहेंगे यस इट इज वेल डिफाइंड। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कोई कहेगा मुंशी प्रेमचंद अच्छे राइटर हैं, कोई और किसी का नाम ले देगा, कोई और किसी का नाम ले देगा। राइटर्स जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। इसी तरह से आगे देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। कोई कहेगा कोहली को लेकर आओ बेस्ट 11 में, कोई कहेगा नहीं इसको निकालो। मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, स्पेसिफिक नहीं है। टॉप 11 बैट्समैन जो भी हमारे पास क्रिकेट टीम में होते हैं उनमें हमेशा ये रहता है कि यार इसको क्यों ले लिया गया, इसको लेना चाहिए था, हमेशा ऐसे रहता है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज हो रही है कि बेस्ट 11 प्लेयर्स कौन से होंगे, राइट। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, इसीलिए ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास के अंदर जो लड़के हैं उनका कलेक्शन देखो फिक्स है। आपकी जो भी क्लास 11th है उसके अंदर नंबर ऑफ बॉयज जो भी हैं वो फिक्स है। किसी से भी पूछोगे तो आपको बता देगा कि ये आपकी क्लास का है। आपकी क्लास में कोई आता है वो आपसे बोलेगा कि क्लास 11th में जो भी लड़के हैं आपकी क्लास में उनके कलेक्शन की बात करें। मान लो 15 लड़के हैं आपकी क्लास में, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया ना। उसके अलावा ना तो कम हो सकते ना ज्यादा हो सकते, वही रहेंगे तो कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन है।
कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटे जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, कौन कौन से, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और मेरे पास कहां तक आ जाएगा, 99 तक आ जाएगा। जिसको मैथमेटिक्स का ज्ञान है वो तो बड़ी आसानी से आंसर बता देगा ये, और उसी से सवाल पूछा जाता है। जिसको ज्ञान होता है तो हम कहेंगे ये क्या हो जाता है, एक सेट हो जाता है। टिक हमने कर दिया। आगे देखो, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की बात हमने यहां पर की थी। जो भी नॉवेल्स लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने, हमें यहां पर स्पेसिफिक बोल दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई जो भी नॉवेल्स है उनकी बात की गई है, तो बिल्कुल ये प्रॉपर सेट बन जाता है। पर्सन टू पर्सन इसका आंसर चेंज नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जो भी इवन इंटीजर्स होते हैं इनका कलेक्शन, तो ये भी क्या होगा, वेल डिफाइन होगा, क्योंकि ये भी स्पेसिफिक आंसर है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका कलेक्शन। देखो, स्टूडेंट किसी से भी पूछ लो अपनी क्लास में जाके कि इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका कलेक्शन बनाना है, तो सेम कलेक्शन बनाएगा ना, क्योंकि सेम एनसीईआरटी बुक ही तो फॉलो कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेन। मेन मतलब सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, और कोई कोई ऐसे होते हैं शेर से भी नहीं डरते हैं, तो समझ रहे हो बात को। किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को हाथी से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, अलग अलग चीजों से डर होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी देखे हैं मैंने, शेर से भी नहीं डरते। तो ये भी क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। यहां पर जो डेंजरस एनिमल्स हैं वो हर किसी के लिए पर्सन टू पर्सन वो चेंज हो जाएगा। कोई डेंजर, अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो डेंजरस एनिमल कौन सा होता है, कोई कहेगा शेर, कोई कहेगा दूसरा चीता, कोई कहेगा जैगवार, कोई कहेगा छिपकली, कोई कहेगा कॉकरोच भी बोल देगा। कॉकरोच कौन देगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो ये चेंज है ना, ये सेट नहीं हो सकता। हमने यहां पर पीछे वाले पेज पर सेट की डेफिनेशन हमने समझा, उसको वेल डिफाइन क्या होता है, उसके बाद उसको अप्लाई भी करके देख लिया क्वेश्चंस पर। बारी आएगी अब अगले कॉन्सेप्ट की। आ जाओ चलते हैं अगले पेज पर। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है सेट के अंदर हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। जितने भी सेट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होने चाहिए। तो तरीके होते हैं सिर्फ दो। पहला तरीका होता है जिसको बोलते हैं रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म भी। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म बोला जा सकता है, दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है। दूसरा हो जाएगा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। जो ये वाला तरीका है हमारा रोस्टर वाला, ये थोड़ा सा आसान है। टेबुलर वाला जो हमारे पास यहां पर दिया गया है वो आसान है, लेकिन सेट बिल्डर वाला थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है। अगर मैं एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तो बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। देखो यहां पर क्या दिया गया है, द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जो भी वोवल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ए ई आई ओ यू, हमारे पास ये आ जाते हैं। ये टोटल 5 होते हैं। अब अगर मुझे सबसे पहले समझना है रोस्टर को, इस वाले पेज पर हम रोस्टर को समझ लेते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले जो भी मेरे पास सेट होगा उसको किसी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। जैसे मैंने यहां पर ए से कर लिया है। उसके बाद यहां पर इक्वल्स का साइन लगेगा, करली ब्रैकेट बनाया जाएगा। करली ब्रैकेट बनाया जाएगा, अगर आपको दिखाई दे राउंड ब्रैकेट अलाउड नहीं होता है, स्क्वायर वाले ब्रैकेट अलाउड नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही ब्रैकेट अलाउड होता है सेट के लिए, वो हो जाएगा करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं। इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, या फिर ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यू हो जाएगा। करली ब्रैकेट कर दो क्लोज, बस इतना सा काम करना है। जो भी हमारे पास यहां पर दिया गया है, ये स्टेटमेंट में इसको हमने किस फॉर्म में कर दिया है, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में कर दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कुछ आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जो भी हमारे पास ये आता है ए, इसको हमेशा कैपिटल में ही लिखना है, कैपिटल से इसको डिनोट किया जाएगा। यहां पर आपको कौन से वाले ब्रैकेट यूज करने हैं, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट का यूज करना है। और अंदर की तरफ जो भी इसमें आते हैं उसको कोमा से सेपरेट करना है। जो भी यहां पर वैल्यूज दी गई हैं उनको कोमा से सेपरेट करना है। और इनको क्या क्या बोला जाता है, इनको ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है, एलिमेंट्स भी बोला जाता है, और मेंबर्स भी बोला जाता है। जो भी यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ज्यादातर जो यूज होता है वो हो जाएगा एलिमेंट्स। तो जो भी मेरे पास ये ए सेट है इसको क्या बोलेंगे हम, ए सेट। और ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इसके अंदर जो भी दिए गए हैं वो क्या है, एलिमेंट्स। ज्यादातर एलिमेंट्स बोला जाएगा, तो आपको समझ जाना है एलिमेंट्स अगर हम बोल रहे हैं तो वो क्या होगा। आगे मेरे पास आ जाता है ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अगर मैं इसके लिए सेट लिखूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, जो भी मेरे पास बी है, बी से मैं इसको सेट शो कर सकता हूं कैपिटल से, करली ब्रैकेट लगा दूंगा। अब इसके जो भी मेंबर्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो लिख रहे हैं। ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर्स मेरे पास 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद मेरे पास 9 आ जाता है। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसके मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स या फिर हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स आ जाते हैं।
आगे हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल। मैंने यहां पर बी सेट लिखा है तो मैं इसके आगे सी लिख देता हूं, सी वाला सेट लिख देता हूं। हमें यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास यहां पर इसके मेंबर्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, लेकिन अगर हमें गिवन ही कैपिटल हो तो फिर कैपिटल में लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास यहां पर लेटर्स दिए गए हैं स्कूल के लिए, तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा एस, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, एस के बाद सी आ जाएगा, फिर मेरे पास एच आ जाएगा, फिर मेरे पास ओ आ जाएगा, फिर मेरे पास एल आ जाएगा। आप कहोगे भैया आपने लिखने में गलती कर दी है, 2 बार ओ आएगा, आपने एक ही बार कर दिया है। इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो भी हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं वो कोई भी रिपीट नहीं होता और सारे के सारे कोमा से सेपरेट होते हैं। यहां पर स्कूल एक वर्ड है, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, SCHOL। जो भी इसमें एक्स्ट्रा आता है, कुछ भी ऐसा आता है जो रिपीट हो रहा है, वो हमें नहीं करना होता है। टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म के अंदर कुछ भी रिपीट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो रोस्टर फॉर्म में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद से ले सकते हो, या एक्सरसाइज 1.1 के अंदर दिया गया है, वहां पर आप रोस्टर फॉर्म को ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की, अगले पेज पर चलना पड़ेगा। तो ये आ गई हमारे सामने सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो पीछे वाले पेज पर हमने यह रखे थे रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में, इन्हीं को देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना कैसे है। सो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले तो हमारे पास सेट का नाम ही रखेंगे। ए हमने सेट रख दिया, फिर हमने लगा दिया करली ब्रैकेट। अब हमें यहां पर एक वेरिएबल की जरूरत होती है, जैसे मैं एक्स वेरिएबल ले सकता हूं, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स। उसके बाद यहां पर रेशो लगाएंगे, फिर मेरे पास यहां पर आ जाता है एक्स। इसको रीड कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो एक्स सच दैट एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें एक्चुअल में जो एलिमेंट्स है ना वो नहीं लिखे जाते, इसमें स्टेटमेंट वाला पार्ट लिखा जाता है मैक्सिमम केसेस में। तो ध्यान देखो, ध्यान दो, यहां पर इसको रीड कैसे किया जाएगा। हम लिखेंगे सेट ए एक्स सच दैट एक्स, कैसे पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बस ये लिख देना है। इसके बाद जो भी हमारा इसके अंदर आएगा वो एक्स एलिमेंट है, और एक्स है क्या, एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का ये एक वोवल हो जाता है। अगले वाले को ट्राई करो, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 को ट्राई करेंगे, तो मेरे पास इसको बी से डिनोट कर लेते हैं। फिर यहां पर हम वेरिएबल लेंगे, आप एक्स के बजाय वाई वेरिएबल ले सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, वाई सच दैट वाई इज ओड नेचुरल नंबर। हम ऐसे लिख सकते हैं ओड नेचुरल नंबर, और जो भी मेरे पास ये ओड नेचुरल नंबर होगा, यहां पर कंडीशन लगा देंगे कि जो भी हमारा यहां पर y है, सॉरी y लिया है हमने, तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, y जो भी हमारे पास है, y एक ओड नेचुरल नंबर है। इसके अलावा y इज लेस देन 10, तो y 10 से छोटा भी है। इस तरह से आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जो कंडीशन गिवन होगी ना वो कंडीशन लिखनी पड़ेगी। आप इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो कि y इज लेस देन 10, या फिर ऐसे भी रख सकते हो। बात करें आगे, तो यहां पर हमारे पास आ जाता है सी वाले को कैसे करेंगे, यहां पर वेरिएबल ले लेते हैं एक्स सच दैट एक्स मेरे पास आ जाएगा लेटर इन स्कूल। तो एक्स इज लेटर ऑफ, किस चीज का ये लेटर है, ये लेटर है स्कूल का। तो यहां पर हमारे सामने क्या आ जाएगा, लेटर ऑफ स्कूल। बस इतना सा काम करना है, हो गया। हमारे पास जो भी ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें स्टेटमेंट लिखी जाती है, और इससे पहले जो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म थी, इसके अंदर एक्चुअल में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो लिखे जाते हैं। तो इस तरह से सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट हमने करना सीख लिया है। अगर आपको समझ में आ गया तो चलो अब क्वेश्चंस पर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो भी हमारे सामने ये सेट दे रखे हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें यहां पर लिखना है। तो ध्यान से देख लो फर्स्ट वाले, सेकंड वाले और थर्ड वाले हर एक पार्ट को, क्योंकि हमें इसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो इन्हीं के सामने यहां पर मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो मैंने लिख दिया, सेट का नाम लिख देता हूं ए होगा। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, वेरिएबल यहां पर हम ले लेते हैं, एक्स वेरिएबल हमने ले लिया। अब जो ये नंबर्स दिए गए हैं ना, ये नंबर्स क्या कहते हैं, ये नंबर्स हमारे पास, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो भी नंबर्स हैं ये 3 के मल्टीपल हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 के मल्टीपल्स है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। आप कहोगे 3n कैसे हो गया, हमें यह बताना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास ये n होता है ये बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर है। कैपिटल N का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 3 के मल्टीपल की फॉर्म में होगा। n यहां पर हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है, और जो भी हमारे पास कंडीशन होगी इसमें हमारे पास जो n है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या होगी, n की वैल्यू हमारे पास यहां पर पूरी कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी। तो n हमारे पास क्या हो जाएगा,
इक्वल टू 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस तरह से हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा। हमने यहां पर बोल दिया कि जो भी हमारा x है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि इसके जो भी एलिमेंट है वो 3 के मल्टीपल है, लिख दिया। जो हमारे पास यहां पर n है वो एक नेचुरल नंबर होगा, और सारे के सारे नेचुरल नंबर तो नहीं है, यहां पे सिर्फ 4 तक लिए गए हैं, तो हमारा n जो है वो 1 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल भी होगा और 4 होगा, यानी कि 1 से लेकर 4 तक के ये नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरह से आगे वाले को ट्राई करो। हमारे पास दिया गया है 2 4 8 16 32, इस तरह से हमारे पास दिया गया है, तो चलो इसका नाम रख लेते हैं यहां पर बी। जो भी हमारे पास यहां पर ये बी है, वेरिएबल ले लेते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू में। यहां पर आप देख सकते हो ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी हमारा 2 है उसकी पावर n हो जाएगी, और n हमारे पास यहां पर क्या है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। इसके बाद जो भी हमारा n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, अब कमाल देखो, हमारा n क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, मतलब जो भी 2 है उसकी पावर 1 से लेके 5 तक है। तो मैं इसमें कैसे लिखूंगा, यही वाली कंडीशन लिख देंगे कि n जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जो भी हमारे पास आगे आएगा यहां पर, जो भी मेरे पास नेक्स्ट यहां पर n आएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगी। बस ये कंडीशन बन गई, इतना ही आसान है, इससे ज्यादा मुश्किल कुछ होगा ही नहीं। आगे बनाओ, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो पावर 4 तक दे रखी है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, जो भी मेरे पास ये है मैं इसको सी सेट से शो कर देता हूं। यहां पर मेरे पास आ जाएगा x सच दैट x इक्वल्स टू में, जो भी मेरे पास x है वो क्या है, 5 की पावर n की फॉर्म में है, और n मेरा क्या है, n नेचुरल नंबर है, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और उसके साथ साथ जो भी मेरे पास n है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 है, और लेस देन और इक्वल टू मेरे पास 4 यहां पर हो जाती है। बस इस तरह से आपको लिखना है। आपको जो भी यहां पर ये दिया गया है ये किस फॉर्म में है, ये टेबुलर फॉर्म में है, ये हमारे पास जो है टेबुलर फॉर्म में है। टेबुलर फॉर्म से हमने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है। एनसीईआरटी बुक में जो भी एक्सरसाइज 1.1 है उसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। आई होप आसानी से आप कर दोगे, क्योंकि यहां पर हमने डिटेल में समझ लिया है। बारी आएगी हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, तो कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं सेट के, वो हमें यहां पर देख लेने हैं। जैसे मैंने आपको पीछे वाले पेज पर ही बताया था, कैपिटल एन जो होता है ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। यहां पर हमने जो यूज किया है, हमने जो यहां पर यूज किया है कैपिटल एन, ये कैपिटल एन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। जेड जो हमारे पास होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है। क्यू जो हमारे पास होता है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है, सारे के सारे रैशनल नंबर के सेट को हम क्यू बोलते हैं। जो भी मेरे पास आर होता है रियल नंबर्स का सेट होता है। जो भी मेरे पास यहां पर Z प्लस होता है, इस पे प्लस का साइन लगा होगा ऐसे, तो ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं Z से करूंगा तो सारे इंटीजर्स आएंगे, Z प्लस से पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, और Z नेगेटिव जो भी मेरे पास होता है इससे नेगेटिव इंटीजर्स का सेट बनता है। आर दो बार आ गया है यहां पर, देखो मैंने बता दिया है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इस वाले को कट कर सकते हो। ये कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं, पहले से डिसाइडेड होते हैं कि ये सेट जो हमारे पास होंगे, रियल नंबर्स आर से शो करेंगे, रैशनल नंबर क्यू से शो करेंगे, इंटीजर्स का जेड से शो करेंगे, नेचुरल नंबर्स को एन से शो करेंगे। इस तरह से हमने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तो समझे, अभी बहुत कुछ है इस चैप्टर में। आ जाओ और कंटिन्यू करते हैं आगे। आगे हमारे पास आ जाता है मैथ के सिंबल्स। तो मैथ के सिंबल्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि पीछे वाले पेजेस पर आपने देखा होगा यहां पर हमने सिंबल्स यूज किए हैं। अगर सिंबल्स का पता होगा तभी अच्छे से उनका यूज कर पाएंगे। तो एक बार फटाफट से सिंबल्स को देख लेते हैं। सिंबल्स यहां पर बने हैं और किस चीज के लिए सिंबल है वो यहां पर दिया गया है। पहला सिंबल है बिलोंग्स टू के लिए। अगर हम इसको बिलोंग्स टू वाला बना के कट कर दे तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। इस तरह से सिंबल है तो वो सबसेट के लिए होगा। सबसेट के साथ साथ इक्वल भी आ जाए तो वो बोलेगा सबसेट और इक्वल। सबसेट बनाकर कट कर दे तो बोलेंगे नॉट सबसेट। यू बना दिया गया तो यूनियन, उल्टा यू बना दिया गया तो इंटरसेक्शन। अगर मेरे पास इस तरह से एक सर्किल बना करके उसे कट कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं फाई। इसका नाम होता है फाई। फाई क्या शो करता है, एम्प्टी सेट को शो करता है। जो भी ये करली ब्रैकेट है ये सेट ब्रैकेट्स होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए। एन ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, वो यहां पर हमारा कंक्लूजन निकलता है। तो ये सारे सिंबल्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सिंबल्स के ये चैप्टर बनने वाला नहीं है। अगर आपने ये सिंबल्स नोट डाउन कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, समझ लोगे धीरे धीरे करके इन सिंबल्स को।
अब जो हमारे पास यहां पर बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल आते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू, वो उसको देखो कैसे डील करना है। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसके अंदर बोला गया है कि एक सेट है मेरे पास ए, इसमें हमें इंसर्ट करना है अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ब्लैंक स्पेस के अंदर। तो आप देखो यहां पर जो भी हमारे पास फर्स्ट वाला आता है, फर्स्ट वाले में क्या है 5 डैश ए सेट के अंदर 5 आता है क्या? अगर 5 आता है तो हम कहेंगे हाँ बिलोंग करता है, ये इसका कोई रिश्ता है ए के साथ। अगर मेरे पास जैसे 8 को देखो, इसके अंदर 8 आया नहीं आया, अगर नहीं है तो हम कहेंगे कोई बिलोंग नहीं करता है, तो बिलोंग्स टू बना के कट कर दो। 0 आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आता, तो बिलोंग्स टू बना के कट कर दो। 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। समझ गए ना कैसे यूज करना है? समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से मेरे पास जो भी 4 है इसके अंदर आया है, तो 4 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 2 अगर मेरे पास यहां पर आता है, बिल्कुल आता है, तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू ए। 10 इसके अंदर नहीं आता है, 10 नहीं आता है, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह से हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू वाले सिंबल्स का यूज करना है। 1 नंबर आपका आसानी से मिल जाएगा, इतना आसान कॉन्सेप्ट है ये। बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू दो सिंबल है, आपको क्या करना है, अगर सेट के अंदर एलिमेंट आए तो बिलोंग्स टू, अगर वो एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है जैसे 8, तो नॉट बिलोंग्स टू। इतना आसान आपके लिए ये हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे आगे टाइप ऑफ सेट्स की। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा आपके लिए, मतलब अभी भी इंटरेस्टिंग ही लग रहा होगा, सारी नई चीजें हैं, अब और इंटरेस्टिंग होगा। तो टाइप ऑफ सेट्स बहुत सारे आते हैं, जैसे मेरे पास एम्प्टी सेट आता है, फाइनाइट आता है, इनफाइनाइट आता है, इक्वल आता है, यूनिवर्सल आता है। शायद यूनिवर्सल को तो बाद में देखेंगे, पहले ये 4 सेट देख लेते हैं इसके जो भी टाइप हैं। शुरुआत होगी एम्प्टी से। एम्प्टी पीछे वाले पेज पर मैंने आपको बताया, एम्प्टी सेट जो है उसको किससे शो किया जाता है? 5 से शो किया जाता है, तो इनके सिंबल भी ध्यान रखेंगे। एम्प्टी सेट को अगर आपको ऐसे बना दिया जाए तो क्या कहेंगे, कैसा सेट है? अगर आपको ऐसे बना दिया जाए तो वो क्या है? एम्प्टी सेट है। दूसरा, अगर कोई भी ऐसे बना दिया जाए, करली ब्रैकेट बना दिए मैंने, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा, तो ये भी क्या शो करेगा? एम्प्टी सेट को शो करेगा। तो एम्प्टी सेट को शो करने के दो तरीके होंगे, एक होगा मेरे पास 5, दूसरा हो जाएगा खाली करली ब्रैकेट। पहले हमने शुरू किया फिर हमने बंद भी कर दिया, तो इस तरह से एम्प्टी सेट को शो किया जाता है। एम्प्टी सेट के बारे में लिखा गया है, द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं उसके अंदर, तो उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। आपको सोचोगे कि ऐसा कौन सा सेट हो सकता है, बहुत सारे सेट हो सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसमें बोला गया है इट ऑल्सो कॉल्ड नल सेट। जो भी एम्प्टी सेट है इसको नल सेट भी बोला जाता है, इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है, अलग अलग नाम यहां पर दे दिए गए हैं। इट डिनोटेड बाय सिंबल 5, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया है, इसको 5 वाला जो भी सिंबल होता है उससे भी डिनोट किया जाता है। अगर मेरे पास खाली ब्रैकेट्स बना दिए गए हैं तो उससे भी इसको डिनोट किया जाता है। करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो भी क्या होगा? एम्प्टी हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करो ध्यान से, देखो यहां पर एग्जाम्पल पहला क्या दिया गया है, सेट ऑफ ट्राइंगल विद 4 साइड्स। कोई भी ट्राइंगल होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, सोचो जरा, कोई ट्राइंगल ऐसा होता है इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, जिसकी 4 साइड होती है? नहीं होता, सिर्फ 3 साइड वाला ही ट्राइंगल होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या हो जाता है? 5 हो जाता है, एम्प्टी सेट हो जाता है। सेम वे में हमारे पास देखो यहां पर x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 10। जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से शुरू होते हैं, 2 3 4 इस तरह से हमारे पास वो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाते हैं। लेकिन इसने बोला है नेचुरल नंबर लेस देन 1, लेस देन 0, 0 से छोटा, 0 से छोटे हमारे पास -1 -2 -3 -4 माइनस वाले इंटीजर्स होते हैं। क्या वो नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं। तो 0 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारे पास क्या हो गया? 5 हो गया, यानी कि एम्प्टी हो गया। आगे मेरे पास आ जाता है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू में 4, x इज ओड, और जो मेरे पास x होगा वो ओड होना चाहिए। एक बार इसको सोल्व करके देखें कि जो भी मेरे पास यहां पर आ जाता है x स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 दिया गया है, रूट लगा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? +-2 आ जाएगी, +-2 आ जाएगी। ये बोलता है कि हमें क्या चाहिए? x जो है वो क्या होना चाहिए? ओड होना चाहिए। लेकिन x तो किसी भी कंडीशन में जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हमारे पास इवन ही मिलेगा, ओड तो मिलेगा ही नहीं। तो मैं इसको भी क्या बोल दूंगा? ये क्या हो जाता है मेरे पास? एम्प्टी सेट। तो देख लो यहां पर 3-3 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं एम्प्टी सेट के। एम्प्टी सेट हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वाले पेज पर इनको इकट्ठा समझेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट को। आ जाओ अगले पेज पर।
अगला हमारे पास टाइप में समझने के लिए आ जाता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इकट्ठा समझते हैं। इसके अंदर हमें दिया गया है, सबसे पहले देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट को वर्ड टू वर्ड भी समझा जा सकता है। फाइनाइट यानी कि जो सीमित होता है, इनफाइनाइट जिसकी कोई सीमा होती नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर फर्स्ट वाले की, द सेट विच इज एम्प्टी। कोई सेट खाली है, बिल्कुल खाली है, खोखला है अंदर से, और कंटेन काउंटेबल एलिमेंट्स, और उसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स है। या तो वो खाली हो या फिर काउंटेबल एलिमेंट्स हो, तो उसको फाइनाइट सेट बोला जाएगा। तो फाइनाइट में एम्प्टी सेट भी आ जाता है, और फाइनाइट में ऐसा कोई भी सेट आ जाता है जिसके जो एलिमेंट्स है उनको काउंट किया जा सके, काउंटेबल होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे दूसरे वाला हमारे पास पॉइंट दिया गया है, द सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट्स कॉल्ड इनफाइनाइट। समझ में ही आ रहा था, वर्ड से ही समझ में आ रहा था। फाइनाइट वो होगा जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हो, काउंट किए जा सकते हैं, और इनफाइनाइट में अनंत एलिमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहां से हमारा और क्लियर हो गया, कोई एम्प्टी जो है, कोई भी एम्प्टी सेट है उसको फाइनाइट सेट भी हम बोल सकते हैं। बारी आएगी यहां पर इसको समझने की। तो हमारे पास एग्जांपल में जैसे यहां पर नंबर्स दिए गए हैं, एक ए सेट दिया गया है जिसके अंदर 0 है, 3 है, 6 है, एंड सो ऑन टिल 99 तक दिया गया है। आप मुझे बताओ, जो भी मेरे पास ये सेट दिया गया है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, ये काउंट किए जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो मैं कहूंगा ये क्या हो जाता है, मेरे पास फाइनाइट हो जाता है। तो यहां पर लिख देंगे फाइनाइट सेट, मेरे पास ये हो गया। अगला मेरे पास है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। अब कितने नेचुरल नंबर होते हैं, कोई पता लगाया जा सकता है क्या? अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो 1 से शुरू होता है, फिर 2 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी तक ये चलते रहते हैं। भाई ये तो कभी खत्म ही नहीं होते। तो जो भी मेरे पास यहां पर सेट दिया गया है ये कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये इनफाइनाइट सेट हमारे पास बन जाता है। इसी तरह से बात करते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन। जो भी एक नंबर लाइन होती है उस पर पॉइंट्स होते हैं। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि जो भी नंबर लाइन होती है इसको इनफाइनाइटली इंक्रीज किया जा सकता है, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में। तो हमारे पास जो पॉइंट होते हैं इसके बहुत सारे, हर एक लाइन जो भी होती है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। तो मैं कहूंगा ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेरे पास हो जाएगा। तो इनफाइनाइट ये हो जाता है क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं। डी की बात करेंगे, 0 2 4 6 8, आपको लगेगा सिर्फ 8 तक है, लेकिन देखो आगे की तरफ इसमें डॉट्स भी दिए गए हैं, और जो भी ये डॉट्स हैं ये शो करते हैं कि इसमें आगे बहुत सारे और एलिमेंट्स आएंगे जिसका हमें नहीं पता है। तो हम क्या बोल देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये भी हमारे पास इनफाइनाइट हो जाता है सेट। अ सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, एक वीक के नंबर ऑफ डेज की बात की गई है, टोटल 7 होते हैं। तो सिंपल सीधा यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, हमें पता है इसके अंदर 7 एलिमेंट्स आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट ये हो जाता है। ठीक है, सिंपल हो गया। सेट ऑफ इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स होते हैं किसी को नहीं पता है। इनफाइनाइट नेगेटिव होते हैं, इनफाइनाइट पॉजिटिव होते हैं, सेंटर में 0 होता है। तो जो भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लासिफाई करना आ गया होगा कि कौन से हमारे सेट हैं जो फाइनाइट होते हैं और कौन से इनफाइनाइट होते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में बाद, मतलब इसके बाद बारी आएगी इक्वल सेट की। तो जो भी हमारे पास इक्वल सेट आता है इसको देखो। अब इक्वल सेट हम किसको बोलेंगे, इक्वल सेट के लिए हमारी कंडीशन जो है ना वो फुलफिल होनी चाहिए। उस कंडीशन को अच्छे से समझो। देखो, इक्वल सेट में बोला गया टू सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट। मेन पॉइंट देखो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए और सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। एलिमेंट्स इक्वल भी होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम भी होने चाहिए, तभी जाकर हम उसको इक्वल सेट बोल पाएंगे। एग्जांपल दे देता हूं कौन से इक्वल होंगे और कौन से इक्वल नहीं होंगे, दोनों चीजें समझेंगे तभी ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। ध्यान से देखो, मेरे पास यहां पर ए और बी सेट दे रखे हैं। ए के अंदर मेरे पास 1 आया, इसके अंदर भी 1 आया, इसके अंदर 2 आया, इसके अंदर भी 2 आया, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर भी 4 है। अगर ए वाले सेट में देखूंगा तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स है। बी वाले के अंदर देखूंगा तो इसके अंदर भी कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो भी ए के अंदर एलिमेंट्स है 4, बी के अंदर भी 4 ही होने चाहिए, और जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर आए हैं 1 2 3 4, तो इसके अंदर भी 1 2 3 4 आगे पीछे हो चलेगा लेकिन सेम होने चाहिए। तो इस वाली कंडीशन में मैं बोल सकता हूं ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा यहां पर, बी के हो जाता है। लेकिन क्या सी और डी एक दूसरे के इक्वल है? एक्स
सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो भी हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स है, सी वाले के लिए क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, हम इसको क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आगे मेरे पास इसी तरह से ये आ जाएगा। जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो तो इंफिनिटी तक जाते हैं। अब इसको कंपेयर करना है हमें डी के साथ। इसके अंदर क्या दिया गया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे दे दिया गया है। यहां पर 2 आएगा, इसमें यहां पर 2 आएगा और यहां पर 3 आएगा। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसमें आगे की तरफ नंबर्स आ जाते हैं। तो अब कंपेयर कर लो, सी और डी को कंपेयर करो। 1 2 3 4 इसमें इंफिनिटी तक आएंगे और इसमें भी क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक आएंगे। तो मैं बोल सकता हूं सी और इक्वल हो जाता है मेरे पास यहां पर डी के, क्योंकि दोनों में, इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहां पर देखो ई और एफ का कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहां पर कितने हैं, जो भी मेरे पास ऊपर वाले थे ना सी और डी, देखो इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इसमें कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे एलिमेंट्स। अब ई और एफ को देखो, ए टी ओ एम, यानी कि मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, 4। टी ओ एम जी, इसके अंदर भी मेरे पास कितने हैं, 4। 4 4 हो गए। एक कंडीशन तो हो गई कि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। बात करेंगे, इसके अंदर टी आया, इसके अंदर भी टी आ गया, इसके अंदर ओ आया, इसके अंदर भी ओ आ गया, इसके अंदर एम आया, इसके अंदर भी एम आ गया, इसके अंदर ए आया, नीचे वाले में ए नहीं है, नीचे वाले में जी है, ऊपर वाले में नहीं है। यानी कि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बट सेम नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारा ई है नॉट इक्वल टू एफ, इस वाली कंडीशन में इक्वल नहीं होगा। इक्वल कब होता है, जब इक्वल और सेम एलिमेंट्स आए। जब इक्वल और सेम एलिमेंट्स नहीं है, सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट जो है हमारे वो इक्वल नहीं होंगे। आई होप इक्वल और अनइक्वल जो भी होते हैं सेट्स, वो कैसे होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाला जो भी कॉन्सेप्ट है, चलो समझते हैं अगले पेज पर। बारी आती है यूनिवर्सल सेट की। अब ये यूनिवर्सल सेट जैसे हमारा पूरा यूनिवर्स होता है ना, इसी तरह से हमें इसको समझना है। यूनिवर्सल सेट में दिया गया है, अ यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। जो भी हमारे पास एक सेट दिया होगा, इस सेट में आपको कुछ भी लगे कि मिसिंग है, वो फिल कर दो तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर सब कुछ आता है, सारे के सारे एलिमेंट्स, जितने भी इस दुनिया के अंदर एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे नंबर आ जाएंगे उसके अंदर। नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, रियल नंबर भी आ जाएगा, किसी भी टाइप के लेटर्स जो है वो आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिवर्स आ जाएंगी, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पर एक ए सेट लिखा गया है। ए सेट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सैटरडे और संडे दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या मिसिंग लगता है आपको, आपको ये मिसिंग नहीं लगता है कि इसके अंदर अदर नंबर ऑफ डेज भी होने चाहिए थे। तो अगर मेरे पास कोई भी एक ए सेट दिया गया है, उसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, उसके अंदर मेरे पास जो भी डेज हैं, जो भी मेरे पास यहां पर डेज हैं, कौन कौन से डेज होते हैं, सैटरडे यहां पर हमारे पास दिया गया है। सैटरडे के बाद जो भी हमारे पास संडे है वो भी दे रखा है, सैटरडे संडे दोनों दे रखे हैं। तो जो भी हमारे पास संडे है वो आ जाएगा आगे। इसके अलावा जो मिसिंग यहां पर डेज हैं वो लिख देने हैं। कौन कौन से मिसिंग डेज हैं, मंडे आता है तो यहां पर मंडे लिख देंगे। उसके बाद मेरे पास ट्यूसडे आता है, तो यहां पर जो भी हमने डेज थे वो सारे के सारे लिख दिए। हमें सिर्फ 2 दिए गए थे, सैटरडे संडे, बाकी जो 5 हैं 1 2 3 4 5 वो हमने अपनी तरफ से लिखे। तो यहां पर ए का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, इसमें मेरे पास कुछ पार्ट दिया गया है, कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूं तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब चलो, जो भी मैंने आपको टाइप ऑफ सेट्स कराए हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं। यहां पर हमें दिया गया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कौन से फाइनाइट होंगे और कौन से इनफाइनाइट होंगे। तो ध्यान से देखो, यहां पर हमें फर्स्ट वाला जो दिया गया है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम्पल नंबर 7 बुक के अंदर दिया गया है। ध्यान से देखो, हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। जो भी हमारा एक्स है वो एन से बिलोंग करता है, यानी कि एक्स हमारा एक नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर है तो हमारे पास जो भी ये इक्वेशन दे रखी है, x-1 और x-2 इक्वल्स टू 0 है। ये वाला सेट जो भी हमारे पास होगा, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। x को -2 से तो माइनस में मेरे पास 2x आ जाएगा, -1 को x से तो माइनस में मेरे पास x, और -1 को -2 से प्लस का 2 आ जाता है। इक्वल कर दिया हमने 0 के।
अगर मैं इसमें कॉमन लेना चाहूं तो कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस टू मेरे पास, मतलब x कॉमन लेने पर x माइनस टू बचा, माइनस में मेरे पास 1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस टू आएगा और इक्वल्स टू में 0। सो इसके फैक्टर्स मिलते हैं x माइनस वन और x मेरे पास यहां पर क्या हो जाता है माइनस टू, इक्वल्स टू में कर देंगे 0 के दोनों को। x की वैल्यू यहां पर हमारे पास 1 आती है और x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाती है, मेरे पास 2 आ जाती है। अब मुझे बताओ x की वैल्यू यहां पर क्या है, देख सकते हैं ना हमारे पास जो भी x की वैल्यू है वो हमें क्लियरली मिल रही है। x की वैल्यू ऐसा तो नहीं है ना कुछ भी मिल रही है, अनंत तक जा रही है, बहुत सारी वैल्यूज हमें मिल रही हैं, सिर्फ दो ही वैल्यू मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे ये किस तरह का सेट हो जाता है, ये हो जाता है हमारा फाइनाइट सेट। सेम वे में जो हमारे पास अगला दिया गया है, इसके अंदर भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, जो भी हमारे पास x है सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 4। इसको भी अगर मैं सोल्व करूंगा, x इक्वल्स टू में मेरे पास 4 दे रखा है, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 4 को दूर लिख के स्क्वायर रूट लगा दो, x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी, तो ये भी हमारे पास स्पेसिफिक आ जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे सामने फाइनाइट सेट हो जाएगा। और एक बात और मुझे पता है, ये एग्जांपल नंबर 7 नहीं है, ये है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 दिया गया है एनसीईआरटी बुक के अंदर। थर्ड वाले को चेक करो, थर्ड वाले में दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू n। रीड करने का तरीका जो है वो आपको डेवलप करना है, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, 2x माइनस वन यहां पर मेरे पास दे रखा है, तो 2x माइनस वन इक्वल्स टू में 0। x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो माइनस वन प्लस का वन, 2 मेरे पास इस तरफ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो यहां पर स्पेसिफिक वैल्यू हमें मिल रही है, तो मैं बोलूंगा क्या हो जाता है, फाइनाइट सेट ये हो जाता है। आगे बात करेंगे, यहां पर हमारे पास क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम। अच्छा मुझे बताओ, टोटल जो भी मेरे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर है वो नेचुरल तो होते ही है, लेकिन कितने होते हैं प्राइम नंबर, ये भी तो आएगा ना। प्राइम नंबर वही होते हैं जो क्लास 10th में क्लास 9th में आपने पढ़ा है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक नंबर स्वयं होता है और वन उसका फैक्टर होता है। तो टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स में हम जितना आगे जाते जाएंगे, जितना आगे जाते जाएंगे हमारे पास प्राइम नंबर मिलते जाएंगे। तो प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, अगर नंबर जो भी मेरे पास प्राइम इनफाइनाइट होते हैं उसी का सेट है ये, तो मैं बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट ये हो जाता है। आगे मेरे पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज ओड। जो भी हमारे पास x है वो क्या होगा, एक ओड नंबर होगा, और ओड नंबर कितने हैं, नेचुरल नंबर ओड होने चाहिए। कितने नंबर है आप कहोगे इनफाइनाइट, तो हम कहेंगे सेट भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इस तरह से फाइनाइट इनफाइनाइट के हमें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है, आसानी से कर लेना है, जिसमें लिमिटेड जो नंबर्स हैं वो आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे वो फाइनाइट, जिसमें अनलिमिटेड आ जाए तो उसको कहेंगे हम इनफाइनाइट। और देखो एग्जांपल, हमारे पास यहां पर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट, ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं या फिर नहीं है, ये हमें बताना है। तो चेक करने का तरीका देखो, हमारे पास इसके अंदर क्या दिया गया है, ए बी सी डी, इसके अंदर देखो ए बी सी डी, फिर ठीक है हमने यहां पर क्या देखा कि 4 एलिमेंट्स इसके अंदर है, 4 एलिमेंट्स इसके अंदर है और सारे के सारे सेम है, तो मैं बोल सकता हूं, इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर ए है इक्वल हो जाएगा किसके, बी के। रीजन लिख दो, सेम एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, क्या है, सेम एलिमेंट्स, एंड इसके अलावा मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेम है और इक्वल भी हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा कि ए और बी एक दूसरे के इक्वल है। रीजन जरूर लिखना साथ में। आगे आ जाओ, जो भी हमारे पास नेक्स्ट सेकंड में दिया गया है, ए इसके अंदर है 4 8 12 16, इसके अंदर देखो 4 है 16 है, मतलब 4 के अलावा और कोई मैच नहीं कर रहा है। इसके अंदर हमारे पास 4 है, इसके अंदर 8 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 8 है, 12 और 16, अच्छा 16 भी कॉमन आ रहा है, 16 भी हमारे पास है, लेकिन 12 और 18 यहां पर मेरे पास नहीं आते हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। ए वाले के अंदर 12 है, बी वाले के अंदर नहीं है, इसके अंदर 18 है तो ए वाले के अंदर नहीं है। तो मैं एक सिंपल सीधी बात पता क्या लिखूंगा, सोल्व करने का तरीका क्या होगा कि जो भी मेरे पास यहां पर 12 है वो बिलोंग करता है ए से, बट यहां पर मैं लिखूंगा कि जो भी मेरे पास 12 है नॉट बिलोंग्स टू बी, 12 बी वाले से बिलोंग नहीं करता है, ए वाले से बिलोंग करता है लेकिन बी वाले से बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी, इसी वजह से ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। थर्ड के अंदर देखेंगे तो हमारे पास यहां पर दे रखा है 2 4 6 8 10, फिर हमारे पास जो भी आगे दिया गया है उसको देखो, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बी को हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी सेट बिल्डर फॉर्म है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
पढ़ो इसको, x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा और x लेस देन 10 होगा, 10 से छोटा होगा। अच्छा, इक्वल का साइन भी लगाया गया है, यानी कि 10 होगा, 10 भी इसमें इंक्लूड होगा। क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे भैया? 2 आ जाता है, फिर मेरे पास 6 आ जाता है, फिर मेरे पास 8 आ जाता है, फिर मेरे पास 10 आ जाता है। ये एलिमेंट्स इसके अंदर बनेंगे। हमने इसको सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिखा तो हमें पता चला। अब देखो 2 4 6 8 10 यहां पर हमारे सामने आ जाता है। अच्छा, हमने ही मिस कर दिया, यहां पर हमारी गलती हो गई हमसे एक छोटी सी, कि 2 के अलावा 4 भी तो होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? ए एंड बी, जो भी मेरे पास ए और बी है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? सेम एलिमेंट्स हैं। जो भी एलिमेंट्स हैं वो दोनों के अंदर सेम आए हैं, देख सकते हो। 2 4 6 8 10, इसके अंदर भी 2 4 6 8 10 सेम होने के साथ साथ जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल भी हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इक्वल एलिमेंट्स यहां पर हमारे सामने आ जाते हैं। सेम और इक्वल एलिमेंट्स हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फोर्थ वाले को देखो, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल होगा। तो जो भी मेरे पास 10 का मल्टीपल होता है, 10 का मल्टीपल क्या होता है भैया? 10 का मल्टीपल 10 होता है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है यहां पर 20, उसके बाद इसी तरह से मेरे पास 30 आ जाता है एंड सो ऑन। अब इस तरफ देखो, यहां पर हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं बी वाले के अंदर, इसके अंदर 10 है, 20 है, 30 है, लेकिन उसके अलावा भी तो है ना, 15 मेरे पास है, 25 मेरे पास है। 15 और 25 तो 10 के मल्टीपल होते नहीं है, तो लिखेंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे? कि जो भी मेरे पास यहां पर 15 है वो बिलोंग करता है बी वाले सेट से, बट जो हमारे पास यहां पर 15 है वो बिलोंग नहीं करेगा ए वाले से, वो बिलोंग नहीं करेगा, तो काट दो। अगर ये 15 बी से बिलोंग करता है, ए वाले से नहीं करता है, यानी कि एलिमेंट्स इनमें अलग अलग हैं, तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इस तरह से हमारा ये बनेगा। जो भी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है उसको हमने बनाया। इस तरह से आपको अप्रोच करके चलना है। सबसे पहले तो बेसिक्स क्लियर करने हैं, जिसमें हमें जो भी सेट बिल्डर फॉर्म दी होती है उसको पढ़ना, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, इस तरह से उसको पढ़कर चलना है। ये सबसे पहले हमें सीखना है। आगे बढ़ेंगे तो सबसेट शुरू होगा, और सबसेट जो हमारे पास आता है ये बहुत डिटेल में हमें समझना होता है। सबसेट के बारे में क्या बोला गया है सबसे पहले ध्यान से देख लो, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्लियर हो गया ना तो मुझे लगता है फिर वेन डायग्राम ही हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। सेट के बारे में बोला गया है, सेट ए इज टू सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। सेट ए सबसेट होगा बी का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। जो भी सेट ए है वो सबसेट होगा बी का जब हर एक एलिमेंट जो ए के अंदर है वो बी के अंदर भी प्रेजेंट हो। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास यहां पर ए वाला एक मैंने सेट लिखा, इसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3 4। मैंने क्या लिखा? 1 2 3 4। फिर मैंने यहां पर बी लिखा, बी के अंदर मेरे पास क्या आ गया? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। अब यहां पर ध्यान देना है अपने को, ए बी का सबसेट होगा या फिर नहीं होगा। कंडीशन क्या दे रखी है कि सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर भी है, इसके अंदर क्या है? 1 2 3 4, इसके अंदर भी 1 2 3 4 है। ए के एलिमेंट्स जो भी है वो सारे के सारे बी के अंदर आए हैं, तो मैं बोल सकता हूं ए जो मेरे पास है वो सबसेट होगा बी का। सबसेट का जो भी साइन होता है वो क्या होता है? इस तरह से साइन लगाया जाता है, जो मैंने इन दोनों के बीच में लगा दिया है। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब दूसरा पॉइंट मेरे पास आएगा कि क्या जो मेरे पास बी है वो सबसेट होगा ए का। दूसरा पॉइंट ये भी तो क्लियर करना है ना हमें। चलो, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है क्या? देखें, जो हमारी कंडीशन है, जो हमारी यहां पर स्टेटमेंट दी गई है, इसको समझो। बी ए का सबसेट होगा या नहीं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आने चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो आ गया, लेकिन ये 5 6 जो मेरे पास है ये भी तो ए के अंदर आने चाहिए। ए के अंदर है क्या 5 6? नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि बी नॉट सबसेट ऑफ ए। इसका रीजन क्या हो जाएगा कि जो भी मेरे पास 5 और 6 है नॉट बिलोंग्स टू ए, वो ए के अंदर नहीं आ रहे हैं। इस तरह से आपको मेंशन करके चलना है। ए बी का सबसेट होगा क्योंकि ए वाले सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं होगा क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं आते। और कौन कौन से नहीं आते हैं? 1 2 3 4 तो आ गए, 5 और 6 बिलोंग नहीं करते हैं ए से, इसी वजह से हमारा ये कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाता है, बी नॉट बिलोंग्स टू ए। हमें यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको भी समझ के चलेंगे। तो फर्स्ट वाला पॉइंट दिया गया है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी जो भी होता है, कोई भी एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है हमारा? एम्प्टी सेट जो भी होता है उसको 5 से डिनोट करते हैं।
फाई जो भी होता है ये हर एक सेट का सबसेट होता है। यानी कि आपसे पूछा जाए सबसेट लिखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी सबसेट होंगे उसमें सबसे पहले फाई लिख देना है। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है इक्वल सेट आर सबसेट ऑफ ईच अदर। अगर कोई भी इक्वल सेट दे रखे हैं तो वो सबसेट होते हैं एक दूसरे के। जैसे हमने पीछे इक्वल सेट्स पढ़े थे ना, जो इक्वल सेट होंगे वो एक दूसरे के सबसेट होंगे। अगर किसी भी कंडीशन में, अलग से बता रहा हूं मैं आपको, मान लो मेरे पास कोई सी सेट दे रखा है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और उसके बाद मेरे पास यहां पर डी दे रखा है, डी के अंदर मेरे पास क्या है, 2 है, 3 है और 1 है। आप देखो सेम 3 एलिमेंट्स एलिमेंट्स 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, आगे पीछे है चलेगा, लेकिन सेम एलिमेंट्स और इक्वल एलिमेंट्स है। तो आप क्या कहोगे, C इक्वल्स टू हो जाता है D के। चलो ये कंक्लूजन तो ठीक है, इसके अलावा एक कंक्लूजन और निकलेगा कि C सबसेट ऑफ D। इसके अलावा ये कंक्लूजन भी निकलेगा कि C सबसेट, मतलब C वाला तो हमने लिख दिया है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, D जो है वो सबसेट हो जाता है D का। कोई भी दो सेट अगर इक्वल हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। यहां पर डी नहीं आएगा, सी आएगा, डी सबसेट ऑफ सी। इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है। एग्जाम्पल जो भी चीजें हैं मैंने उस तरफ लिखा, निकाल के बता दी। हाउ मेनी सबसेट ऑफ अ सेट। मान लो कोई भी सेट अपने को दे रखा है, एक सेट यहां पर मैं लिख लेता हूं, मेरे पास आ जाता है एक ए सेट जिसके अंदर मेरे पास क्या है, ए है, बी है, सी, ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। इस ए सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, सवाल तो इंपॉर्टेंट ये बनता है और एग्जाम में आता है। जेई वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मतलब रेयर होता है लेकिन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी पूछ लेता है इतने आसान क्वेश्चन। हाउ मेनी सबसेट ऑफ सेट ए। जो भी मेरे पास यहां पर सेट ए है, इसके कितने सबसेट बनाए जाएंगे। मैं कहता हूं चलो लिख कर देखते हैं, ध्यान से देखो, सभी के सभी लिख कर देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले मैं एक ए लिख दूंगा, अकेले अकेले लिखकर चलो, मैं सबसे पहले ए भी नहीं लिखता। मुझे पता है कि एम्प्टी सेट सबसे पहले सबसेट होता है, तो इसके सबसेट मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहला सबसेट मेरे पास 5 आ जाएगा, यानी कि एम्प्टी। उसके बाद हर एक एलिमेंट मैं अकेला अकेला लिखकर चलूंगा। ए इसका सबसेट होगा, बी इसका सबसेट होगा, सी इसका सबसेट होगा। तो ए यहां पर जो भी मैंने लिखा है ये सबसेट हो गया, बी वाला जो मेरे पास है ये भी सबसेट हो गया, सी जो मेरे पास आता है ये भी सबसेट हो गया। और बढ़ो आगे, तो मेरे पास इकट्ठे करके लिखो, सिंगल सिंगल लिख दिए, अब पेयर बना के लिखो, जोड़े में लिखो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर ए बी आ जाएगा। फिर और जोड़े बनाकर लिखो, ठीक है, बी सी का जोड़ा बनाकर लिख सकते हैं। फिर हमारे पास और जोड़ा बनाकर लिख सकते हैं, सी ए का जोड़ा बनाकर लिख सकते हैं। फिर मेरे पास इस तरह से एक भी ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, जो इक्वल होते हैं वो भी तो सबसेट होते हैं। तो इसका सबसेट एक ये भी तो हो जाएगा ना, जिसके अंदर ए बी और सी सारे के सारे आ जाए। यहां से आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखो, जो भी मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास सबसेट होते हैं हम लिखेंगे 2, और उस पर पावर कितनी लगेगी, पावर हो जाएगी हमारे पास यहां पर n। n का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n इक्वल्स टू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर दिए गए हैं वो पावर कर दो। 3 एलिमेंट दिए गए हैं, 2 की पावर 3 कर दी, 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8। यहां पर काउंट कर सकते हो, 8 हमारे पास यहां पर एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ सबसेट, किस कोई भी सेट दे रखा हो, उसमें ये दे रखा है कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके सारे के सारे सबसेट आप पता लगा सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको डायरेक्ट ये पता लगाना है कि कितने सबसेट होंगे, तो आप 2 की पावर n कर सकते हो, वेयर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। इस तरह से सबसेट हमारे पास आ गया। लेकिन सबसेट इतना नहीं है, सबसेट में और भी बहुत कुछ है। आ जाओ समझाता हूं अगले पेज पर। सबसेट के बाद हमें समझना पड़ेगा इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। आर यानी कि जो भी हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं उसके सबसेट को इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा जाता है। इंटरवल्स की फॉर्म में लिखने का रीजन ये होता है क्योंकि जो भी हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं एक नंबर लाइन पर शो किए जा सकते हैं। मान लो हमें ऐसा बोल दिया जाए कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में जो भी आने वाले नंबर्स हैं, सिर्फ उन नंबर्स की बात की जाए, तो उसको हम इंटरवल्स की फॉर्म में दिखाते हैं। अब ये इंटरवल्स जो है ना, ये थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट नहीं कहूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन बहुत क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा, ध्यान देना। इंटरवल्स होते क्या हैं, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल्स। दो नंबर्स के बीच में जो भी मेरे पास यहां पर नंबर्स आएंगे, कितने नंबर्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं, तो उसी उसी दो नंबर्स के बीच वाले नंबर्स को क्या बोला जाएगा, इंटरवल्स बोला जाएगा।
अब हम यहां पर ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, क्लोज इंटरवल की बात करने वाले हैं, यानी कि सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल की बात करने वाले हैं। जो भी ओपन इंटरवल होता है उसको लिखा कैसे जाता है? ओपन इंटरवल जो भी होता है उसके लिए राउंड ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर हमारे पास जो भी ओपन इंटरवल होता है, इसके अंदर मेरे पास एक ए नंबर होता है, दूसरा मेरे पास बी नंबर होता है। ए और बी के जो भी बीच वाले रियल नंबर्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। अब यहां पर मैं आपके लिए जो भी ओपन इंटरवल है उसकी सेट वाली फॉर्म क्या होती है वो बता देता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर हमारे पास क्या होता है, एक्स सच दैट, जो भी मेरे पास एक्स है वो बिलोंग करता है किससे? आर से। एक्स जो भी मेरे पास है वो बिलोंग करता है आर से। इसके अलावा जो भी मेरे पास यहां पर एक्स होता है ना, एक्स ग्रेटर देन ए होता है और लेस देन बी होता है। यानी कि जो भी मेरे पास ये एक्स है, मान लो ये मेरे पास ए है, यहां पर मेरे पास क्या है? बी है। तो जो भी मेरे पास यहां पर ए और बी है ना, वो ए से बड़ा एक्स होगा और बी से छोटा होगा। ए से बड़ा यानी कि इधर, और बी से छोटा यानी कि इधर, बीच वाले नंबर्स यहां पर आ जाते हैं। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, जो भी हमारी नंबर लाइन होती है इस पर इसको कैसे शो किया जाता है? इस तरह से हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। मान लो मेरे पास यहां पर ये ए पॉइंट है, यहां पर मेरे पास क्या है? बी पॉइंट है। तो इसको शो करने के लिए ग्राफ पर, नंबर लाइन पर इसको शो करने के लिए इस तरह से ओपन डॉट्स बनाए जाते हैं। डॉट्स होते हैं लेकिन उसमें फिल कुछ भी नहीं किया होता। अगला एग्जांपल दूंगा ना तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला जो भी क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल में जो ब्रैकेट यूज किए जाते हैं वो स्क्वायर वाले ब्रैकेट यूज किए जाते हैं। क्लोज इंटरवल जो हमारे पास है वो कैसे लिखा जाएगा? स्क्वायर वाले ब्रैकेट यूज होंगे और ए और बी इसके अंदर आ जाएगा। कब ये स्क्वायर वाले ब्रैकेट यूज होंगे आपको अभी क्लियर होगा, देखना। हमारे पास इसमें कंडीशन क्या होती है, इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, जो भी हमारे पास ये एक्स है वो आर से बिलोंग करता है। इसके अलावा जो भी हमारे पास ये एक्स है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होता है। या फिर मैं एक सिंपल बात बताता हूं, एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए होता है और लेस देन बी होता है। ये आपको कंडीशन समझनी है, जो यहां पर लिखी है वो यहां पर आ गई। अब मैं जो करूंगा ना वो डिफरेंस क्रिएट करेगा ओपन और क्लोज इंटरवल में। जो भी क्लोज इंटरवल होता है उसके अंदर इक्वल साइन इंक्लूड होता है, दोनों जगह पर इक्वल साइन इंक्लूड होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ये इंटरवल होगा उसके अंदर ए और बी इंक्लूड है। इक्वल का साइन आने पर क्या हो जाएगा? वो ए और बी भी इंक्लूड है। लेकिन इसके अंदर ए और बी इंक्लूड होता है क्या? नहीं। ए से बड़े वाले और बी से छोटे वाले यहां पर रियल नंबर्स आते हैं। अगर मैं इसको, जो भी क्लोज इंटरवल है, इसके लिए लाइन बनाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी? नंबर लाइन पर अगर मुझे शो करना है तो मान लो मेरे पास ये ए है, यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है? बी। तो इस पर भी इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यहां पर मेरे पास डॉट्स है, ऐसे बनाएंगे। क्लोज इंटरवल अगर है तो इनको पूरी तरह से फिल कर देना है, डार्क कर देना है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे? डार्क कर देंगे, पूरी तरह से इसको फिल कर देना होता है। अगर हमारे पास ओपन है तो ओपन डॉट्स होंगे और क्लोज इंटरवल है तो डार्क कर देना है, पूरी तरह से इनको फिल कर देना है। इस तरह से इनको नंबर लाइन पर शो किया जाता है। आपने ये देख लिया कि ओपन इंटरवल कैसा होता है, क्लोज इंटरवल कैसा होता है। बारी आएगी सेमी ओपन और क्लोज इंटरवल की, यानी कि एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, दोनों सिचुएशन यहां पर बन सकती हैं। अब यहां पर हमारे पास होगा क्या? देखो, दो तरह से ये दिया जा सकता है। राउंड ब्रैकेट ए और बी देगा और एक तरफ लगा होगा स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि यहां पर स्क्वायर वाला ब्रैकेट आ जाए ए और उसके बाद बी राउंड ब्रैकेट लग जाए। दोनों के लिए यहां पर जो कंडीशन होती है, हमारा सेट बनता है, वो पहले बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा? जो भी हमारे पास एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, जो भी हमारा आर से बिलोंग करेगा। उसके बाद हमारी कंडीशन लिख लो कि जो भी हमारा यहां पर एक्स आता है वो ग्रेटर देन ए हो जाता है और लेस देन हमारे पास क्या हो जाता है? बी हो जाता है। अब ध्यान से देखो, जिस तरफ मेरे पास राउंड ब्रैकेट लगा है उस तरफ वाला साइन एज इट इज रहेगा। जिस तरफ मेरे पास यहां पर जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा है वहां पर इक्वल साइन इंक्लूड हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? इंपॉर्टेंट बात यह है, एक तरफ लिख के बताता हूं, कि अगर आपको ऐसे ब्रैकेट दिए गए हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे? ये साइन यूज कर लोगे, ठीक है। ये साइन यूज कर लेना। जो भी आपको यहां पर राउंड वाले ब्रैकेट होंगे तो उसके लिए सिर्फ इस तरह के साइन यूज होंगे। इक्वल इसमें इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। आगे वाले को देखो, गेस कर सकते हो ना अब इसको लिखना कैसे है। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर से ये बिलोंग करेगा, फिर हमारे पास एक्स आ जाएगा, यहां पर हमारे पास ए आ जाएगा। ए मतलब एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए और लेस देन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब यहां पर कंडीशन देखो, जो ए की तरफ मेरे पास यहां पर ब्रैकेट लगा है वो कैसा है?
वो है एक स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है, इक्वल साइन इंक्लूड होता है, तो मैंने यहां पर इक्वल साइन इंक्लूड कर दिया। बी की तरफ राउंड ब्रैकेट, इक्वल साइन इंक्लूड नहीं होता है, तो जस्ट यहां पर करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब बारी आएगी जब सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल के लिए ये, क्लोज इंटरवल के लिए ये। अगर सेमी ओपन और सेमी क्लोज है तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लो मेरे पास ये ए है, ये मेरे पास बी है, तो बात को समझो, ए जो मेरे पास है उसमें इक्वल साइन इंक्लूड है क्या, नहीं, यानी कि ओपन है। अगर ओपन है तो यहां पर ओपन डॉट बना दो। जो भी मेरे पास बी है उसके साथ में इक्वल साइन इंक्लूड है, या फिर ये जो ब्रैकेट है वो आपने देख लिया, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे बना के डार्क कर दो। तो इस तरह से हमें क्या पता चल जाता है, ओपन क्लोज, जो यहां पर हमारे पास ए है इसके लिए राउंड ब्रैकेट, इसके लिए स्क्वायर वाला ब्रैकेट, ऐसे आप कंक्लूजन भी निकाल सकते हो। जो भी हमारे ये इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर होते हैं, ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। अगर आप फर्दर आगे इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हो तो उसके अंदर भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और हाई लेवल पर बनते हैं। जो भी हमने ये इंटरवल्स पढ़े हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा ना, ये तो हो गया पूरा पूरा हो गया ये कॉन्सेप्ट। सबसेट के बाद अगले कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट पेज से। सबसेट के बाद हमारे पास आ जाता है वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम जो भी दिया गया है, इसमें बोला गया है रिलेशन बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। किसी भी एक सेट का दूसरे सेट के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको वेन डायग्राम से शो किया जा सकता है। अब जो भी रिलेशन बनेगा वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये समझना पड़ेगा कि ये वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम जो भी हमारे पास होता है, इसमें एक रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल किस चीज को शो करेगा, रेक्टेंगल सिर्फ एक ही चीज को शो करता है, जिसको हम बोलते हैं यू। यू से यूनियन मत समझना, यू से क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। एक जो भी रेक्टेंगल बनेगा ये यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। इसके बाद हमारे पास देखो यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, फिर हमारे पास एक ए सेट आ जाता है। अगर हमें यहां पर कोई भी सेट बनाना है तो उसको किस तरह से बनाया जाएगा, जो भी मेरे पास यहां पर ए सेट है, इसके अंदर देखो 2 4 6 8 है। जो भी मेरे पास ये नंबर से दिए गए हैं, इसको क्या करूंगा, मैं एक सर्किल से शो करूंगा। ये मेरे पास क्या हो गया, ए सेट हो गया। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ऐसे डॉट लगाकर लिखना। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसके बाद मेरे पास अगला कौन सा है, 6 आ जाएगा, उससे नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। बिल्कुल इसी वे में, सेम वे में अगर मैं बी वाले को देखूंगा तो बी के लिए यहां पर एक और सर्कल बना सकते हैं। इसके अंदर मेरे पास कौन कौन से 1 3 5 7 आ जाता है, तो ये मेरे पास आ गया बी के लिए। 1 आ जाता है, इसके अंदर 3 आ जाता है, फिर मेरे पास 5 आ जाता है, फिर मेरे पास यहां पर 7 आ जाता है। ए के एलिमेंट्स हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, बी के एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप कहोगे ना, ये तो सोचोगे ना, फिर यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स है वो कहां पर आएंगे। यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 8 9। देखो 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 5 6 7 8, सिर्फ 9 नहीं आया। जो भी यूनिवर्सल के अंदर आ रहा है 1 से लेके 8 तक तो आ गए, 9 कहीं पर भी बना दो, ये हमारे पास 9 आ गया, बात खत्म। ए सेट के एलिमेंट्स हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं, बी सेट के एलिमेंट्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और हमारे पास जो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स है वो भी सारे के सारे आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। इस तरह से हमारे पास क्या बन जाता है, वेन डायग्राम बन जाता है। जो हमने यहां पर ये किया है वेन डायग्राम का एक एग्जाम्पल, एक मैं आपको टास्क देता हूं, ये वेन डायग्राम है। चलो टास्क नहीं देता हूं, मैं ही करा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सो जो भी हमारे पास ये पेज है इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। हम एक काम करेंगे, जो भी हमारे पास ये टास्क है आपको मैं ही करवा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाता है। यूनिवर्सल के बाद अब ध्यान दो, ए मेरे पास क्या है, 2 4 6 8 है। जो भी मेरे पास बी है 6 8, यानी कि ए के अंदर जो आता है वो बी के अंदर भी आ जाता है। जो सबसे कम एलिमेंट है ना, वहां से शुरू करेंगे। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले मेरे पास कौन सा है, 6 है, और उसके बाद मेरे पास 8 है। ये किसके अंदर आता है, ये बी के अंदर आता है, तो ये मेरे पास बी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे बनाना है, कुछ ऐसे क्रिएशन करनी है कि ए वाला जो 6 और 8 है, ए के अंदर ही ये 6 और 8 आ जाए। आप सोचोगे कैसे, मैं बोलूंगा कि ऐसे बना लो ना, ऐसे हमने बना लिया। ये हमारे पास जो आया है ये ए के लिए, ए के अंदर भी 6 और 8 आ गए। 6 और 8 के अलावा कितना है, 2 और 4, यहां पर 2 बना दिया, यहां पर हमने 4 बना दिया, काम हो गया, बड़ी आसानी से हो गया ये तो। और आगे देखो, जो भी हमारे पास 2 4 6 8 है, इसके अलावा कौन कौन से नंबर्स बचे हैं, 2 4 6 8 के अलावा मेरे पास यहां पर 1 आ जाता है, ठीक है, 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, 1 3 आ जाता है, उसके बाद 4 इसमें आ रखा है, 5 नहीं है तो 5 हमने बना लिया, 6 है, 7 नहीं है तो 7 मैंने बना दिया,
उसके बाद 8 और 9, 8 यहां पर है, 9 यहां पर आ जाएगा। सारे के सारे यूनिवर्सल को देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 8 9 इसके अंदर आ जाते हैं। ए वाले को देखोगे तो उसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, 2 4 6 8 जो भी यहां पर दे रखे हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे। सिर्फ बी वाले को देखोगे तो 6 8 भी आ जाता है। तो जो भी वेन डायग्राम होता है ना, उससे ये समझ में हमें आता है कि क्लियरिटी मिल जाती है। अगर हम बी सेट के एलिमेंट्स देखना चाहें तो हमें पता चल जाएगा कि 6 और 8 है। ए को देखना चाहें तो 2 4 6 8 है। यूनिवर्सल में तो सारे आ ही जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पर जो भी ये वेन डायग्राम है, इसका बेसिक जो पॉइंट है ना, वो समझा है। अभी हमारे पास इसी वेन डायग्राम में यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये तीन चीजें अगर आपने समझ ली तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वेन डायग्राम। जो भी ऑपरेशन ऑफ सेट्स है, उसको सेट, ऑपरेशन ऑन सेट है, उसको आ जाओ शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। वेन डायग्राम को समझने के बाद हमारे एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो जाती है। कॉन्सेप्ट का नाम होगा ऑपरेशन ऑन सेट। हमें एक से ज्यादा सेट दिए होते हैं तो उन पर कोई ऑपरेशन अप्लाई किया जा सकता है। क्लास 10th में आपने सीखा होगा कि प्लस किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन क्लास 11th में आए हो, कुछ नए ऑपरेशन तो आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑपरेशन यहां पर टोटल तीन होंगे। पहला होगा यूनियन ऑफ सेट, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तीसरा होगा डिफरेंस ऑफ सेट। एक एक करके तीनों को समझेंगे। हमारे पास सबसे पहले कौन सा आ जाता है, यूनियन ऑफ सेट आ जाता है। अब ये यूनियन ऑफ सेट आखिर होता क्या है, ध्यान से समझना। यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन है अ सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। मान लो कोई दो सेट अपने को दे रखे हैं, उन दोनों सेट के एलिमेंट्स सारे के सारे अपनी यूनियन बना ले तो उसको बोलेंगे यूनियन ऑफ ए एंड बी। अब जो भी मेरे पास ये यूनियन होता है, इसका कुछ ना कुछ सिंबल तो होता ही होगा ना, तो मैंने आपको बताया भी है, ये हो जाता है यूनियन का सिंबल। ये यू नहीं है, ये सिंबल है यूनियन का। जैसे अगर मेरे पास कोई भी ए सेट दिया गया है, बीच में मैंने ये सिंबल लगा दिया और फिर मैंने लिख दिया बी, इसको रीड करेंगे ए यूनियन बी, इस तरह से इसको रीड किया जाएगा। अब फाइंड कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। यहां पर आप देखो एग्जांपल में ए और बी सेट दे रखे हैं, मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। मुझे पता लगाना है ए और बी का यूनियन क्या होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स यहां पर आने चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए के अंदर है, बी के अंदर है, उनको लिख देते हैं। देखो यहां पर ऑर्डर में भी लिख देते हैं। तो सबसे छोटा मेरे पास 1 आता है, उसके बाद ऊपर की तरफ देखो 2 आता है, फिर मेरे पास 3 आ जाता है, फिर यहां पर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो मैं 7 तक लिख देता हूं पहले के। तो 3 आ गया मेरे पास, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और उसके बाद मेरे पास 7 आ गया। 7 तक लिखा, 8 10 12 14। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, 10 आ जाता है, 12 आ जाता है और उसके बाद मेरे पास 14 आ जाता है। या फिर एक काम और करते हैं ना, जो भी हमारे पास 8 तक मैंने लिखे हैं, ठीक है, अभी के लिए पता है क्या करते हैं, जो भी मेरे पास यहां पर ये 7 है, मान लेते हैं कि इसके अंदर और भी एलिमेंट्स है, ठीक है, जो भी मेरे पास ये बी है, इसके अंदर मान लेते हैं और भी एलिमेंट्स है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो कॉमन है, 7 है, जैसे इसके अंदर मेरे पास यहां पर 10 आ जाता है, इसके अंदर मेरे पास 12 आ जाता है, मान लेते हैं ऐसे कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब ये 7 लिख लिया, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर 8 आ जाएगा। 10 दोनों के अंदर कॉमन है। हमको ये बात पता है कि कभी भी हम सेट लिखते हैं तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, 10 या तो यहां से या यहां से कहीं से भी पिक कर लो। बिल्कुल इसी तरह से हम 12 भी कहीं से भी पिक कर लेंगे और 14 मेरे पास यूनिक है ही, यहां पर मैंने लिख दिया 14। अब मैंने यहां पर थोड़ा सा चेंज क्यों कराया है, क्योंकि जो भी हम यहां पर वेन डायग्राम बनाएंगे ना, उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी। ध्यान से देखो, हमारे पास जो भी ए और बी सेट है, इसके एलिमेंट्स जो भी हैं सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे ए यूनियन बी हो गया। ये यूनियन बना लिया दोनों ने। यूनियन बनाने के बाद इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, वेन डायग्राम के लिए आप एक रेक्टेंगल बनाओ, यहां पर लिख दो यूनिवर्सल। अब जो भी वेन डायग्राम है उसके लिए हमें दो सर्किल बनाने हैं। ध्यान से देखो सर्किल कैसे बनेंगे, सर्किल जो भी बनेंगे वो एक दूसरे को इस तरह से कट करते हुए बनेंगे। जो भी दो सर्किल हैं कट करते हुए बनेंगे, कट जहां पर भी वो करेंगे, जो भी इनका कॉमन एरिया है वहां पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट आएंगे। कौन कौन सा है, 10 और 12 दोनों में कॉमन है, तो यहां पर मेरे पास एक जगह पर 10 आ जाएगा, दूसरी जगह पर मेरे पास 12 आ जाएगा। जितने भी कॉमन है, हो सकता है ज्यादा भी कॉमन मिले, तो वो सारे के सारे कॉमन एरिया में आपको लिख देने हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है। ए के अंदर मैंने जो भी 10 और 12 थे वो लिख दिए, बी के अंदर भी 10 और 12 लिख दिए। बी के अंदर 1 3 5 7 बचा, तो मेरे पास 1 आ गया, फिर यहां पर 3 आ गया, फिर मेरे पास यहां पर 5 आ गया, फिर मेरे पास यहां पर 7 आ गया। जो भी मेरे पास ए के बचे हैं वो ए के अंदर लिख देते हैं। मेरे पास कितना है, 2 है, उसके बाद मेरे पास 4 है, फिर मेरे पास कितना आ जाता है,
6 है, यहां पर हमारे पास 8 आ जाता है, आगे हमारे पास यहां पर कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। तो आप क्लियरली यहां पर देख पा रहे हो, अगर मैं ए वाले को देखूंगा तो इसके अंदर मेरे सारे के सारे एलिमेंट ए सर्किल के अंदर दिखाई देंगे। बी वाले को देखूंगा तो बी सर्किल के अंदर भी मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स जो यहां पर लिखे हुए हैं वो दिखाई देंगे। और अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं एक और काम कर लेता हूं, जो भी मेरे पास ये वाला पोर्शन है, आपको ये पोर्शन हाईलाइट करके बता रहा हूं मैं, जो भी ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर आप देखोगे, इस वाले पोर्शन के अंदर आप देखोगे तो जो ए यूनियन बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14, सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। तो ये वाला जो भी पोर्शन है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या शो करता है, ए यूनियन बी को शो करता है। दोबारा से बताता हूं, ये वाला जो भी पोर्शन है ये शो करता है ए यूनियन बी को। क्लियरिटी मिली? अगर मिली तो हम आ जाते हैं इसके लॉज पर। इसके कौन कौन से लॉ होते हैं जो ये फॉलो करता है? तो यहां पर लॉ यानी कि नियम, नियम जो भी हमारे पास होते हैं, सबसे पहले होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बड़ा सिंपल होता है। कम्यूटेटिव लॉ में हमें सिंपल क्या करना होता है, मान लो कम्यूटेटिव लॉ जो भी होता है इसके अंदर, कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमारे पास मान लो इस तरह से दिया गया है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी दिया हो या फिर हमारे पास दिया हो बी यूनियन ए, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कुछ इसमें डिफरेंस आएगा नहीं, चाहे ए का यूनियन बी के साथ करे, बी का यूनियन ए के साथ करे, दोनों सेम रहते हैं। अगला आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, मान लो मेरे पास यहां पर हमने ए का यूनियन कर दिया, किसके साथ, पहले से हमारे पास बी यूनियन सी था, हमने पहले बी यूनियन सी किया, उसके बाद ए के साथ में यूनियन किया, ये इक्वल होगा किसके, मान लो हमारे पास ए यूनियन बी हमने किया पहले और उसके बाद यूनियन कर दिया सी के साथ। चाहे हमारे पास ए बी सी तीन सेट दिए गए हैं, ए बी सी तीन सेट दिए गए हैं, चाहे मैं बी यूनियन सी पहले कर लूं बाद में ए के साथ यूनियन करूं, या ए यूनियन बी कर लूं बाद में सी के साथ यूनियन करूं, ओवरऑल रिजल्ट हमें थ्रू आउट सेम मिलेगा। बारी आएगी आगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी की। लॉ ऑफ आइडेंटिटी में मेरे पास जो भी ए सेट होता है इसका यूनियन कर लेता हूं मैं किसके साथ, फाई के साथ, तो मेरे पास रिजल्ट में क्या मिलेगा, ए ही मिल जाएगा। जो भी ए यूनियन फाई होगा उसमें रिजल्ट मेरे पास हमेशा ए ही आएगा। अगला मेरे पास आ जाता है आइडोपोटल लॉ। तो इसके अंदर क्या होता है, ए यूनियन ए करने पर हमारे पास क्या मिलता है, स्टिल हमारे पास यहां पर ए मिलता है। आगे आता है लॉ ऑफ यू। आपका नियम नहीं है, यूनिवर्सल सेट का नियम है ये। यू मींस नॉट यू, यू मींस यूनिवर्सल। ये यहां पर यूनिवर्सल का जो लॉ है इसमें ये बोला जाता है कि अगर मैं ए यूनियन यू करता हूं, ए यूनियन यू करता हूं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, यूनियन, यूनियन नहीं यूनिवर्सल के इक्वल हो जाएगा। ए सेट का और यूनिवर्सल सेट का यूनियन किया जाएगा तो यूनिवर्सल यहां पर सेट हमारे पास बनेगा, क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर तो सब कुछ होता है ना। यूनियन करने पर किसी भी सेट का यूनियन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। इस तरह से हमने यूनियन ऑफ सेट के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। जो ये लॉ मैंने बताए हैं ये माइंड में रखने हैं जरूर, ये अप्लाई करना आपको आना चाहिए। यूनियन ऑफ सेट हमारा हो गया, बारी आएगी इंटरसेक्शन ऑफ सेट की। यहां नहीं करेंगे, आ जाओ अगले पेज पर करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट में हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन में यू सिंबल से शो किया जाता है, तो इंटरसेक्शन जो भी करते हैं उसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो उल्टा यू होता है। इस तरह का साइन लगा हो तो हम क्या बोलेंगे, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इसको उल्टा वाला यू बना दे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। असल में ये यू नहीं होता, ये हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन में क्या बोला गया है, अ सेट विच कंटेन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। जो भी ए के एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट्स हैं वो रहेंगे, लेकिन कौन से, जो सिर्फ कॉमन है वो वाले रहेंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। बस यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अच्छी तरह से समझना है, बाकी चीजें आसान हैं। जो भी हमारा एग्जांपल यहां पर दिया गया है, एग्जांपल के अंदर मेरे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, बीच में लगा दिया, तो हमें देखना है कि ए और बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से कॉमन है। देखो जरा, मेरे पास 1 इसमें है, नीचे नहीं है, 2 ऊपर है, नीचे नहीं है, मतलब जो भी कॉमन एलिमेंट है वो देख लो, साफ साफ पता चल जाएगा कि 6 7 8 इसमें भी है, इसमें भी है। कॉमन जो भी एलिमेंट्स है ना वो आपको यहां पर लिख देने हैं। 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बस काम खत्म हो गया। जो भी इंटरसेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आते हैं जिनका भी इंटरसेक्शन किया जाता है। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं लगा होगा। बात करेंगे यहां पर हम इसके वेन डायग्राम की।
अगर वेन डायग्राम में हमारे पास ये यूनिवर्सल है, हम क्या करेंगे, यहां पर जो भी ए है वो बनाएंगे, फिर मेरे पास यहां पर इस तरह से बी बनाएंगे, ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया। ए के अंदर क्या आता है, बी के अंदर क्या आता है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। जो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है ना 6 7 8, ये कहां पर लिखे जाएंगे, इंटरसेक्शन 6 7 8। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे पास ये वाला एरिया है, जो भी मेरे पास ये वाला एरिया है, ये वाला पोर्शन है जो मैंने आपको पिंक कलर से शो किया, ये वाला जो पिंक कलर है, ये किस चीज को शो करता है, ये शो कर देता है यहां पर ए इंटरसेक्शन बी को। किसको शो करता है, ए इंटरसेक्शन बी को शो करता है। बात आई समझ में? अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे पीछे वाले पेज पर भी मैंने बताया था, अगर मैं आपको बोलूं जो भी मेरे पास ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया है, जो ग्रीन वाला एरिया है, ये किसको शो करता है, ग्रीन वाला जो एरिया है ये किस चीज को शो करता है, ए यूनियन बी को शो करता है। ये बात दिमाग में रखना कि दोनों सर्किल इंक्लूड हो जाएंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी बनेगा, और जो भी इनका कॉमन पोर्शन होगा वो किसको शो करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा। अपने माइंड में ये बात डाल लेनी है, और भी इसमें कुछ चीजें ऐड होंगी जब डिफरेंस ऑफ सेट निकालेंगे। अभी के लिए हमारे पास ये हो गया। हम इसमें जो भी एलिमेंट्स है 6 7 8 के अलावा, 6 7 8 के अलावा 1 2 3 4 5 है ए के अंदर, तो यहां पर मैं 1 रख देता हूं, थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं इसको। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर मेरे पास यहां पर 4 आ जाएगा, देन मेरे पास यहां पर 5 आ जाता है। आगे हमारे पास 6 7 8 के अलावा 9 10 11 है जो बी के अंदर है, तो यहां पर मेरे पास 9 आ जाता है, 10 आ जाता है, फिर मेरे पास यहां पर 11 आ जाता है। तो इस तरह से हमने जो भी इंटरसेक्शन ऑफ सेट है उसकी रिप्रेजेंटेशन कर दी। जो भी हमारे ये रूल्स हैं, मतलब यहां पर हमने जो भी इंटरसेक्शन पढ़ा उसको वेन डायग्राम में शो करना आना चाहिए, और बहुत डिटेल में ये आना चाहिए। अपने दिमाग को खुला रख के सारी चीजों को समझना है, जो भी बता रहा हूं नोट डाउन करते चलना। अब यहां पर कुछ लॉ होते हैं, जैसे हमने पीछे वाले पेज पर भी पढ़ा था ना, जब हम पढ़ रहे थे कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता था। कम्यूटेटिव लॉ जो होता है हमारा, कम्यूटेटिव लॉ में क्या आ जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ में मान लो मेरे पास ए है, इंटरसेक्शन करता हूं मैं बी के साथ, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करूं बी के साथ या बी का इंटरसेक्शन करूं ए के साथ, उसमें कोई डिफरेंस आएगा नहीं, सेम है दोनों के दोनों। आगे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ आता है। एसोसिएटिव लॉ में क्या हो जाएगा, ए का इंटरसेक्शन किया है मैंने पहले से, जो इंटरसेक्शन मेरे पास था बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और उसके बाद मैंने यहां पर क्या किया, जो भी मेरे पास यहां पर ए इंटरसेक्शन बी पहले किया, और उसके बाद इंटरसेक्शन जो भी किया मैंने वो सी के साथ किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये हमारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जो मैंने ब्रैकेट लगाया है ना, इसका मतलब भी समझ लो कि मैंने पहले इनका इंटरसेक्शन किया, बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन किया। यहां पर इनका इंटरसेक्शन पहले किया, जो भी रिजल्ट आया उसके बाद सी के साथ इंटरसेक्शन कर लिया गया है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है। लॉ ऑफ, यहां पर करली ब्रैकेट लगाए गए हैं सिर्फ, या फिर लॉ ऑफ फाइव भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये एम्प्टी है और ये भी एम्प्टी को ही शो करता है। मान लो मेरे पास कोई भी ए सेट दे रखा है, इसका इंटरसेक्शन करता हूं मैं फाइव यानी कि एम्प्टी के साथ, तो ये क्या रिजल्ट देगा मुझे, एम्प्टी ही देगा। यहां पर ए का इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं फाइव यानी कि एम्प्टी सेट के साथ, तो हमेशा एम्प्टी सेट ही हमें मिलता है। दूसरा पॉइंट आएगा आइडम पोर्टेंट लॉ में क्या होता है हमारे पास, अगर मेरे पास ए है, इसका इंटरसेक्शन करता हूं मैं ए के साथ, तो हमेशा मेरे पास रिजल्ट में क्या मिलता है, ए मिलता है। ये तो सारी चीजें आसान थी, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं अब। जो डिफरेंट हमारे पास है उसके लिए देखो, ध्यान से देख लेना। मान लो मेरे पास यहां पर क्या दिया गया है, ए यूनियन, और उसके बाद मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी दे दिया गया है। देख रहे हो, एक जगह पर यूनियन है, दूसरी जगह पर इंटरसेक्शन आ जाता है। या फिर मैं इसमें चेंज कर देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना ये फॉर इंटरसेक्शन के लिए, तो यहां पर साइन चेंज हो जाएंगे, रुक जाओ। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, बी यूनियन सी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मेरे पास आ जाता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखो इसका आउटकम क्या मिलेगा। जो भी मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी है वो करेंगे, और उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या होगा, जो भी ए है बी का इंटरसेक्शन होगा, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन होगा, तो मेरे पास यहां पर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इनके बीच में कौन सा साइन लगेगा, यहां पर हमारे पास साइन आ जाएगा यूनियन का। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस तरह से इसको
रूल ये जो मैंने बताया है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है ये इंटरसेक्शन में फॉलो करता है। और एक तरह से ये बोल सकते हो इसके अंदर तो दोनों आ जाते हैं, इंटरसेक्शन भी आ जाता है और यूनियन भी आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों का इंटरसेक्शन होगा, पहले ए बी के साथ इंटरसेक्शन करेगा, फिर सी के साथ इंटरसेक्शन करेगा और बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन यहां पर आ जाता है। जो भी इंटरसेक्शन ऑफ सेट था, सारे के सारे पॉइंट हमने समझ लिए हैं। डिफरेंस मतलब ये वाला हो गया है हमारा यूनियन, इंटरसेक्शन हो गया है, बारी आएगी डिफरेंस की। डिफरेंस यानी कि एक सेट में से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट करना। उसके लिए भी जैसे मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में ऐड करेंगे, जो भी वेन डायग्राम है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। बारी आती है डिफरेंस ऑफ सेट को समझने की। अब ये डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है? जो भी हमारा ये डिफरेंस ऑफ सेट होता है, तीसरा ऑपरेशन होता है। इसके लिए हमारे पास कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके, दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करके। दो ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी, दोनों यहां पर हम अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, अगर मान लो मुझे यह बोल दिया जाए कि मुझे निकालना है a माइनस बी, ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर हमारे पास ए माइनस बी का सेट क्या बनेगा, या फिर मैं बोल दूं कि बी माइनस ए का सेट क्या बनेगा, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐसे थोड़ी करेंगे कि इन सभी को ऐड कर दो, फिर इन सभी का सम कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। यहां पर कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है, ए के अंदर मेरे पास है, बी के अंदर मेरे पास है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स है ना उनको आइडेंटिफाई कर लो। देखो यहां पर कौन सा है, 6 है, 7 है, 8 है, इसके अंदर भी 6 7 8 आ गया। कॉमन एलिमेंट सबसे पहले ढूंढ लिए। अब अगर मैं ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ध्यान दो, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कॉमन एलिमेंट मुझे स्किप करने हैं, कॉमन एलिमेंट मुझे स्किप करने हैं, कॉमन एलिमेंट मुझे नहीं लिखने हैं। ठीक है, कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने, तो कौन कौन से बचे मेरे पास, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां पर हमारे पास जो भी एलिमेंट्स बचे हैं, 4 आ गया, 5 आ गया। फिर आप ये भी सोचोगे ना कि क्या ये 9 10 11 भी लिखे जाएंगे? नहीं। अगर मैं ए में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उसके अलावा जो भी ए सेट के अंदर जो यहां पर पहले हमने लिखा है, उसके बचे हुए एलिमेंट्स, कॉमन के अलावा जो भी बचे हुए एलिमेंट्स है वो यहां पर लिखे जाएंगे। बस इतना सा काम करना है। फिर से बता देता हूं, जो सेट यहां पर हमने ए लिखा है, कॉमन एलिमेंट्स को अंडरलाइन करो। उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बचेंगे जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एलिमेंट्स यहां पर लिख दिए जाएंगे। सिंपल है। अब बी माइनस ए पर क्या करेंगे, हमारा सेम अप्रोच रहेगी। कॉमन एलिमेंट्स हमने अंडरलाइन किए, जो बचा यहां पर हमने क्या लिखा है, बी। तो बी के अंदर कॉमन के अलावा क्या क्या बच रहा है, 9 बच रहा है, 10 बच रहा है और मेरे पास यहां पर 11 बच रहा है। बस हो गया काम। क्या मुश्किल लग रहा है ये? इसके लिए कोई रूल इतने खास नहीं होते, इसलिए यहां पर हमने को क्या कर देखना है। अगर मैं ए माइनस बी कर रहा हूं तो ए के कॉमन एलिमेंट्स को एक तरह से बोल दो, कट कर दो। क्या बचा ए के अंदर वो लिख दो। अगर मैं बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो कॉमन एलिमेंट्स जो भी ए में आ रहे हैं कट कर दो बी में से। जो बचा 9 10 11 वो यहां पर लिख दो। इतना सा काम करना है। हो गया यहां पर डिफरेंस निकालने का प्रोसेस। बारी यहां पर आ जाती है इस डिफरेंस को शो करने की। जो यहां पर हमारा यूनिवर्सल सेट होगा रेक्टेंगल से, इसके अलावा मुझे क्या बनाना पड़ेगा, दो इस तरह से मुझे यहां पर सर्किल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सर्किल। कॉमन एलिमेंट्स मेरे पास कहां पर आते हैं, हमको पता है 6 7 8 यहां पर हमारे पास कॉमन एलिमेंट आ जाते हैं। जो कॉमन के अलावा 1 2 3 4 5 है वो ए में आएंगे। तो यहां पर मेरे पास 1 आ जाता है, ये मेरे पास 2 आ जाता है, ये मेरे पास 3 आ जाता है, फिर मेरे पास 4 आ जाता है, 5 भी आएगा, तो ये हमारे पास 5 आ गया। यहां पर हमारे पास कौन से आएंगे, 9 10 11 आ जाएंगे। मतलब ये मान लो ए है, ये मान लो हमारे पास बी है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और उसके बाद मेरे पास 11 आ जाएगा। मैंने पीछे वाले पेज पर आपको बताया था कि जो भी हमारा यहां पर ये पिंक वाला पोर्शन है, कौन सा, पिंक पोर्शन। पिंक वाला जो भी हमारे पास ये पोर्शन है, ये क्या शो करता है, पिंक वाला पोर्शन शो करता है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, मैंने बताया था पीछे वाले पेज पर। ठीक है, दूसरी चीज नोट डाउन करो। जो हमारे पास ये ग्रीन वाला पोर्शन है, मैं जो ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूं, ये ग्रीन हाईलाइट जो मैं कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन को देखो ध्यान से। इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, पीछे वाले पेज पर ही बताया था मैंने। इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन वाले पोर्शन को बोलेंगे ए यूनियन बी, ये बोलेंगे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो हमारा ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होगा, ए माइनस बी और बी माइनस क्या होगा, ये भी देखो। हम यहां पर क्या हाईलाइट कर रहे हैं, अब हम हाईलाइट कर रहे हैं सिर्फ किसको, जो भी मेरे पास यहां पर ऑरेंज वाले अंदर आ रहा है, ऑरेंज वाला जो भी मेरे पास है उसके अंदर आ रहा है,
ठीक है, ऑरेंज वाला जो भी पोर्शन है उसके अंदर कौन सा आता है, ये चांद जैसा मैंने जो बना दिया है ना, ये ऑरेंज वाला क्या शो करेगा, ये शो करेगा a माइनस बी को। क्लियर। और देखो, और डिटेल में जाओ, और कलर बचे हैं क्या हमारे पास, कलर ही नहीं बचे मुझे लगता है। चलो यहां से बनाते हैं अपने कलर, व्हाइट से शो कर देते हैं, रेड तो हो गया है, व्हाइट से शो कर देते हैं। तो अब हमारे पास ऑरेंज वाला भी पोर्शन हो गया। यहां पर हमारे पास जो व्हाइट वाला पोर्शन है, व्हाइट वाला पोर्शन जो मैं कवर कर रहा हूं, ध्यान से देखो, व्हाइट वाला पोर्शन जो मेरे पास कवर हो रहा है, यानी कि बी का जो मेरे पास एरिया है, सेंटर वाला जो भी यहां पर ये पिंक पोर्शन है, इसके अलावा बी के अंदर जो भी मेरे पास आ रहा है वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बी माइनस ए यहां पर हमारे पास ये हो जाएगा, बी माइनस ए। तो जो भी मेरे पास ये ऑरेंज वाला पोर्शन है ए माइनस बी, पिंक वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, व्हाइट वाला पोर्शन है बी माइनस ए, जो भी यहां पर सारे के सारे सर्किल्स के इंक्लूड कर देंगे ग्रीन वाला पोर्शन, ए यूनियन बी। ये बात आपको बहुत जरूरी है समझनी। हमने यहां पर जो भी ऑपरेशन ऑन सेट समझे हैं ना, इसके एग्जाम्पल दिए गए होंगे, उन एग्जाम्पल्स की एक बार प्रैक्टिस करना, मजा आएगा इस तरह के क्वेश्चंस करने में। आप रेक्टेंगल बनाओगे, फिर सर्किल बनाओगे, फिर उस सर्किल के अंदर आप एलिमेंट्स रखोगे, कौन सा इंटरसेक्शन है, कौन सा यूनिवर्सल है, कौन सा ए माइनस बी है, कौन सा बी माइनस ए है। बड़ी आसानी से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दो चार एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आपने बस कर लेनी है। चलो कुछ प्रैक्टिस मैं भी करा देता हूं। तो हमारे पास यहां पर आ जाता है एक क्वेश्चन, इसके अंदर हमें यहां पर कुछ तो दिया गया है, देखो बड़े ध्यान से समझो। यहां पर हमें एक ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है, सी दे रखा, डी, चार चार सेट दे दिए गए हैं, ए बी सी डी। हमें यहां पर बोला गया है सबसे पहले वाले में क्या पता लगाना है, सबसे पहले वाले में हमें यहां पर पता लगाना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो मैं यहां पर इसको इस तरह से इसी के सामने यहां पर लिख सकता हूं कि ए यूनियन बी मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें ए के सारे एलिमेंट्स 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और जो भी बी है उसके भी एलिमेंट्स आएंगे 3 4 5 6। देखो 3 और 4 तो पहले से लिख रखा है, 5 और 6 मेरे पास बचे, ये हमने यहां पर लिख दिए। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इस बात को अपने माइंड में जचा लेना। आगे हमारे पास आ जाता है ए यूनियन सी, तो इसी के सामने लिखेंगे ए यूनियन सी। हमारे पास क्या बनेगा, ए के सारे एलिमेंट सबसे पहले लिख लो, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सी के अंदर 5 6 7 8 आता है, इसमें कोई भी एलिमेंट सी वाला अभी तक नहीं है, तो सारे के सारे लिख देते हैं। 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 8 आ जाता है। आगे मेरे पास बी यूनियन सी है, तो चलो यहां पर हमारे पास आ जाता है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के लिए क्या होगा, बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स मेरे पास कौन कौन से हैं, 3 है, 4 है, 5 है, और उसके बाद मेरे पास 6 आ जाता है। अगर हम सी वाले एलिमेंट्स देखेंगे तो सी के अंदर 5 6 है, पहले से लिख लिया। 7 8 बचा, तो यहां पर 7 8 लिख दो, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। इसी तरह से बी यूनियन डी की बात करेंगे, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, बी यूनियन डी। बी यूनियन डी में बी के जो भी एलिमेंट्स है 3 से लेकर 6 तक, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3 4 5, देन मेरे पास यहां पर 6। डी में 7 8 9 10, 7 8 9 10 इसमें नहीं है, तो यहां पर 7 8 9 और 10 मेरे पास यहां पर ये हो गया बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन सी, ओ भाई तीन तीन का भी होता है क्या, यस होता है, करते हैं। चलो देखो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर मैं तीनों का यूनियन करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, यूनियन के ही साइन है ना, तो हम इसमें तीनों के एलिमेंट्स लिखेंगे अब की बार। तो ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, सो यहां पर मेरे पास आ गया 1 2 3 4, ठीक है। आगे मेरे पास बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी के अंदर कितना है, 3 4 5 6। 3 4 पहले से लिखा है, और देखो 5 और 6। फिर मेरे पास कौन सा आ जाएगा, सी। सी के अंदर 5 6 पहले से, 7 8 लिखना है, तो मेरे पास यहां पर 7 और 8 आ जाएगा। अब मैं आपको एक टास्क दूं, ध्यान से देखना। जो भी हमने ये लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसको कंपेयर करो, ए यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी को कंपेयर करो, इनके जो भी एलिमेंट्स है कंपेयर करो। मुझे बताओ कमेंट करके क्या समझ में आ रहा है, ए यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं क्या लग रहा है आपको, कैसे हैं वो, कमेंट करके जरूर बता देना। यहां पर हमने कुछ यूनियन के एग्जाम्पल लेकर उनको समझ लिया। बारी आएगी हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, जो हमारा चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है। आ जाओ उसके रूल्स के साथ समझाता हूं नेक्स्ट पेज पर।
लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा है ये चैप्टर का। तो देखो इसमें बोला गया है ऑपरेशन ऑन सेट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, तारीफ नहीं हो रही है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मान लो मेरे पास कोई भी ए सेट दिया गया है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए लिखा जाएगा, उसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा मार्क लगा देना है, तो इसको बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, हमारे पास बोला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन जो ए के एलिमेंट्स है ना वो नहीं आएंगे, बाकी सारे के सारे आ जाएंगे। समझ में आई बात, ए के अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई भी ए का एलिमेंट नहीं रहेगा, बाकी दुनिया जहान के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। समझते हैं, एग्जांपल से समझेंगे तो बड़ी आसानी से दिमाग में सेट हो जाएगा। यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 12 तक दिए गए हैं एलिमेंट्स, ए के अंदर 6 7 8 9 10 11 दे रखे हैं। तो मेरे पास अगर आपसे पूछ लिया जाए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, कोई भी ए का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, सारे के सारे यूनिवर्सल वाले आने चाहिए। लेकिन यूनिवर्सल को देखोगे तो ए वाले भी आ रहे हैं, तो मैं यहां पर देखूंगा 6 7 8 9 10 11 है, 6 7 8 9 10 11 तक में यहां पर जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए के हैं, ये नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8 9 10 11 स्किप करेंगे तो मेरे पास कितना बचा, 12 आ गया। अगर हमारे पास ए सेट में 6 7 8 9 10 11 आता है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, बाकी जो कुछ बचा है दुनिया जहान के जितने एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे, बस ए से इसकी खास दुश्मनी होती है, इसीलिए ए का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आता। बड़ी सिंपल बात है, इसके रूल्स हैं, आ जाओ वो समझाता हूं अगले पेज पर। जो भी हमने यहां पर कॉम्प्लीमेंट समझा, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, उसके कुछ गुण धर्म आते हैं, उन गुण धर्मों को समझते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसमें पूरी लिस्ट दे रखी है, और ये आसान तो बिल्कुल भी लग नहीं रही है, लेकिन मैं आपको आसान बना दूंगा, ये गारंटी है। बात करेंगे सबसे पहले यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री लॉ की। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ एक तरह से हमें यहां पर क्या देता है, मान लो सिंपल बात बताता हूं, अगर हमारे पास कोई ए सेट दिया गया है, उसका मैं इंटरसेक्शन करता हूं इसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट जो है उसका इंटरसेक्शन किया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 5, यानी कि एम्प्टी, खाली, कुछ भी बचेगा ही नहीं। अगर इसका उल्टा कर दें कि जो भी मेरे पास ए है इसका यूनियन कर दें हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यहां पर सब कुछ आ जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल बन जाएगा। बड़ा सिंपल था, कुछ मुश्किल था ही नहीं, मैंने कहा था ना मैं बनाऊंगा आसान आपके लिए। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, कभी कभी डबल कॉम्प्लीमेंट कर दे कोई तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, वो नहीं है यहां पर ये। मान लो मेरे पास कोई भी ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट किया मैंने, ब्रैकेट लगाया, फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट करने पर घूम फिर के वापस ए पर ही हम पहुंच जाएंगे, ए सेट ही हमारे पास आ जाएगा। ध्यान रखना, एमसीक्यू बनता है, बड़ी आसानी से उसको सोल्व कर लोगे। आगे मेरे पास आ जाता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। जो भी हमारे पास एम्प्टी सेट होता है उसका एक नियम होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट करना। मान लो मेरे पास यहां पर एक एम्प्टी है, इसका मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल बन जाएगा। एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ये होता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी, एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल। सही है, आसान है, मुश्किल नहीं है ना। अब बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की। डी मॉर्गन्स लॉ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, अप्लाई करोगे क्वेश्चंस पे तो सारा समझ में आएगा। अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर मान लो मेरे पास क्या दिया गया है, ए यूनियन बी मैंने निकाला, ए यूनियन बी निकालने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। या फिर एक और सिचुएशन ले लो, मैंने यहां पर क्या किया, पहले जो है ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, फिर मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसका आउटकम क्या मिलेगा मुझे, इसका आउटकम आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। अगर मेरे पास यहां पर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो मेरे पास यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहां पर भी मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। इतना तो अंदाजा आपको हो गया होगा, बीच में कोई ना कोई यूनियन या इंटरसेक्शन लगेगा। बस क्या करो, यहां पर यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दो, यहां पर इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दो, काम खत्म। डी मॉर्गन्स जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्या ही डिफिकल्ट था, ये हो गया। अब यहां पर मैंने ऑपरेशन ऑन सेट्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बता दी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं, तो मैथ में महान बन जाओगे, बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। एक नहीं हजारों क्वेश्चंस पर इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने से बनोगे। कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रांग मैं भी बनवा देता हूं आपको, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं।
सबसे पहले यहां पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है। यूनिवर्सल ए बी सी इस तरह से दे रखा है। हमें क्या बोला गया है सबसे पहले कि ए कॉम्प्लीमेंट का पता लगाओ। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा भाई, कंडीशन क्या होती है, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, उसको बाहर निकाल दो, ए के एलिमेंट्स को, बाकी सारे के सारे यहां पर आएंगे। ए के एलिमेंट्स मेरे पास 1 से लेकर 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक कट कर दो, जो बचा इसके अंदर लिख दो। 5 बचा है, 6 बचा है, 7 है, 8 है, 9 है, यहां पर हमारे पास ये आ जाएंगे। सेम अप्लाई करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी जो भी मेरे पास यहां पर आ रहा है, देखो 2 4 6 8 है, 2 को काट दो यूनिवर्सल से, 4 को कट कर दो, 6 को, 8 को, जो बचा वो लिख दो। मेरे पास क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ये हमारे पास क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट है। शुरू में दिक्कत आती है, पता है क्लास 11th में जाने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, सेट समझना दिक्कत नहीं है, ये करली ब्रैकेट बनाने की आदत जो है ना, ये डालना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है, हमें राउंड ब्रैकेट भी लगाना होता है तो करली बनते हैं। अभी करली बनाने में दिक्कत आ रही होगी, रियलिटी यही है, कमेंट करके बताना मुझे अगर तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ था जब मैं क्लास 11th में आया था। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है, इसको फाइंड कैसे करना है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, ए यूनियन सी का पता लगाऊंगा मैं। ए यूनियन सी का मतलब क्या होगा, ए और सी के जो भी सारे एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 3 4 5 6 आते हैं, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए के लिख दो, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, सी के अंदर 3 4 5 6, 3 4 पहले से है तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 5 और फिर यहां पर मेरे पास आ जाएगा 6। ए यूनियन सी निकाल दिया। अगर मुझे ए यूनियन सी का पता चल गया है तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट बड़ी आसानी से कर दूंगा। कभी भी आपको ऐसे दे रखा हो, बोला जाए इसका कॉम्प्लीमेंट, तो पहले यही पता कर लो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कर लो। कॉम्प्लीमेंट करना आसान कैसे होगा, अब जो भी एलिमेंट यहां पर दिए गए हैं 1 से लेकर 6 कट कर दो, क्या बचा, 7 8 9 लिख दो। यहां पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बात खत्म, काम खत्म हो गया। जो भी ये कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, बड़ी आसानी से हो जाएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, बस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। मैं कहता हूं 100 क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, करीबन 10-15 कॉन्सेप्ट सिखा दिए, तो हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन कर लो। ज्यादा नहीं करोगे, 5-5 कर लोगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब जो भी हमारा ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसी के साथ हमारी इस वीडियो को करते हैं ओवर। क्लास 11th के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर मैथ मैं कराऊंगा, फिजिक्स आलू सर कराएंगे, केमिस्ट्री निक्स मैम कराएंगी, बायोलॉजी शिवांगी मैम कराएंगी, इंग्लिश भी मैम कराएंगी, उनका नाम कमेंट करके बताना, जूही मैम कराएंगी शायद, ठीक है, जूही मैम कराएंगी। तो यहां पर इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लास 11th की जर्नी को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए, क्लास 11th अच्छे से निकालोगे, बोर्ड एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। 11th जो है ना, वो सिर्फ 11th के लिए मत पढ़ो, 12th की तैयारी 11th से ही होती है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट यहां पर तुम पढ़ रहे हो ना, इन्हीं से 12th के कॉन्सेप्ट हमारे बिल्ड होते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद, टाटा, टेक केयर।